हेलो एवरीवन। देखो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे स्पिलवे, जिसको परमानेंट गली कंट्रोल स्ट्रक्चर भी बोला जाता है। अगर आप राजस्थान जेई की तैयारी कर रहे हो तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि सिलेबस में क्लियरली मेंशन्ड होता है। और दूसरी बात, देखो अभी आप क्या कर रहे हो, एक्यूफर से पढ़कर इरिगेशन से पढ़ के लास्ट में आ रहे हो, तो क्या हो जाता है, कुछ बच्चों का मोटिवेशन डाउन हो जाता है। देखो मोटिवेशन डाउन नहीं करना, क्यों? आपको पता है एक एग्जाम आपको जॉब दिला रहा है, तो आपको तो पूरे मन से पढ़ना चाहिए, पूरे मन से पढ़ना। आपका सुबह के खाने का, सुबह के नाश्ते से लेके रात का खाना क्या होना चाहिए? सर क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन। जैसे हम पढ़ते थे ना उस समय, सर 20 क्वेश्चन और दे दो, वो सुबह का नाश्ता हो गया हमारा। 50 क्वेश्चन और लगा है दिन का, वो तो कमरे में बंद करके खुद पढ़ना है। पढ़ते रहो, जितना पढ़ सकते हो उतने पढ़ो, जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा सकते हो उतने लगाओ, जितना रट्टा मार सकते हो उतना रट्टा मारो, क्योंकि मारना बहुत जरूरी है। यही आपको सफलता दिलाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो परमानेंट गली स्ट्रक्चर क्या होते हैं, हमने ये पढ़ा था गली कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो अगर मैं इसको डिपेंड करूं तो ये आपका होता है टेम्पररी, और फिर आपका होता है परमानेंट। टेम्पररी में आपके आते हैं चेक डैम, परमानेंट में आपके आते हैं स्पिलवे, और एक होता है परमानेंट चेक डैम। मतलब स्पिलवे एंड परमानेंट चेक डैम दोनों परमानेंट गली कंट्रोल स्ट्रक्चर में आते हैं। परमानेंट गली कंट्रोल स्ट्रक्चर करते क्या है, ये पानी को सेफली डिस्पोज करते हैं, सेफली डिस्पोज्ड। इसका मतलब क्या सर? ये रहा आपका, ये डैम बना था सर, ये आपका कोई डैम है ऐसे करके, ये आपका होता है फ्लड प्रोटेक्शन लेवल। अगर इसके ऊपर कहीं पानी चला जाए तो पानी एकदम गिरेगा और यहां की जमीन में छेद कर देगा। तो क्यों ना मैं एक स्पिलवे लगाऊं जो इस पानी को सेफली डिस्पोज करेगा। अगर ये फ्लड प्रोटेक्शन लेवल से ऊपर जाता है तो ये क्या करते हैं, सेफली डिस्पोज करते हैं, गली प्रोटेक्शन स्ट्रक्चर। लेकिन क्या इससे नंबर मिलेंगे? नंबर किससे मिलेंगे? फैक्ट्स से। रटना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, बहुत मुश्किल है। अगर मैं भी रटने बैठू ना एक्यूफर से लेके सब तक, तो मुझे भी लगता है कि मैंने इतना पढ़ा दिया है कि याद करना मुश्किल है। लेकिन आपको 2 बार पढ़ना है, फिर 3 बार पढ़ना है, फिर 4 बार पढ़ना है, फिर 5 बार पढ़ना है, 6 बार, तब तक पढ़ना है जब तक रटे ना जाए। ये तो पढ़ना ही है। ठीक है, तो पहली बात, परमानेंट गली स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं? सर इसके अंदर स्पिलवे आते हैं। हमारे पास 3 स्पिलवे होते हैं। देखो अब ये ध्यान रखो, अब आप समझ लो एक गली है, गली आप समझ लो रोड, मैं गली बना रहा हूं, तिरछी बिरछी गली बनाऊंगा ऐसे करके। जरा बहुत ध्यान से देखना सर, ये गली है हमारी, क्या है? गली। इसको मैं अलग से लिख रहा हूं, गली। जैसे आप देखा होगा ना, गली में जाते हो, रोड में जाते हो, वो समझो, अभी समझना है, बस हमें रट्टा मारना है। हमने इस गली में, गली की बेड प्रोफाइल क्या है सर? बेड प्रोफाइल या फिर बेड स्लोप, इसके हिसाब से हमने स्पिलवे को 3 भागों में बांटा है। कि अगर मैं ध्यान से सुनना, ध्यान से देखो, एक आपका होता है ड्रॉप स्पिलवे, जिसको बोलते हैं हम ड्रॉप या स्ट्रेट ड्रॉप। अगर कहीं भी लिखा है ड्रॉप या स्ट्रेट ड्रॉप तो एक ही बात है, चाहे मैं ड्रॉप स्पिलवे लिखूं या स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे लिखूं, तो वो आपका लगता है गली बेड में। ये आपकी बेड थी, तो वो कहां लगेगा? ये स्पिलवे बनेगा गली बेड पर, कहीं भी लगा दो, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट बनेगा गली बेड पर। ये आपका होता है हेड पॉइंट, हेड। और मान लो यहां पे कहीं गड्ढा आ गया, एक गड्ढा आ गया डिप्रेशन, एक और गड्ढा आ गया ऐसे करके, ठीक है ना, ये क्या है? डिप्रेशन। तो हमने स्पिलवे को गली बेड की प्रोफाइल के हिसाब से 3 भागों में बांटा है, कि जहां पे हम लगाएंगे लोकेशन क्या होगी उसके हिसाब से हमने 3 भागों में बांटा है। अगर मैं गली बेड पे लगा रहा हूं, क्या लगा रहा हूं? बेड पे, तो वो कहलाएगा ड्रॉप स्पिलवे। अगर मैं गली के हेड पे, ये गली का हेड है, अगर मैं यहां पे हेड लगा रहा हूं तो वो कहलाएगा शूट स्पिलवे। अगर मैं डिप्रेशन, कहीं हाई डिप्रेशन आ गया, वहां पे लगा रहा हूं गली बेड पे, तो मैं क्या लगाऊंगा? तो मेरा कौन स्पिलवे हो जाएगा? ड्रॉप इनलेट स्पिलवे। तो ड्रॉप इनलेट स्पिलवे अलग है, ड्रॉप स्पिलवे अलग है। लेकिन ड्रॉप और स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे बिल्कुल सेम है। तो बच्चों वाली चीज है सर। ये रहा सर, गली बनाई हमने, ये बनाई सर, या गड्ढा आया था एक, सर ये बेड है, तो यहां पे हम लगाएंगे ड्रॉप स्पिलवे या स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे। तो इससे क्या पता लगा सर? ड्रॉप स्पिलवे और स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे एक ही बात है। सर हेड है, हेड पे आपको पता है हेड। अब क्लास में, अगर क्लास की बात करो, देखो जो ड्रॉप स्पिलवे ना, ये सीधा साधा बच्चा है, सीधा साधा बच्चा। तो ये बेड पे सोता है अपने, रात को कुछ नहीं जगता, बेड पे सोता है, तो इसलिए बेड पे लगाया गया हमारा। अब एक क्लास का हमारा जो हेड था वो चलाक होता है, शूट होता है, शूट। शूट मतलब होता है चलाक, तो वो बनता है गली हेड पे लगता है। और वो कहां बनता है? स्टीप स्लोप पे। वो देखो चलाक भी और स्टीप भी है। जो बिल्कुल स्टीप स्लोप होंगी, स्लोप बिल्कुल खतरनाक, बिल्कुल मतलब लगा लो 15% से ऊपर की वाली, तो वहां पे क्या लगेगा? शूट स्पिलवे लगेगा। तो एक तो ये गली हेड पे लगता है और ये स्टीप स्पिलवे लगता है। बेचारा सीधा साधा बच्चा तुम्हारा लग गया गली बेड पर। अब इसका हेड, अब देखो ये ड्रॉप कितना सहेंगे। अब मान लो कि मुझे पानी यहां से यहां गिर रहा है, अब इस पानी यहां से यहां गिरने को बोलते हैं ड्रॉप।
कि हमें पानी को यहां से यहां लेके जाना, सपोज करो, तो कितने ड्रॉप के लिए कौन सा स्पिलवे लगेगा? तो जो सीधा साधा बच्चा है ना, वो बोलता है कि मेरा हेड जो है 3 मीटर से कम होना चाहिए। इसको हम पढ़ेंगे 3, और किसी बुक में 3 से 4 भी होता है। अभी आप 3 याद करो बस, कि इसका हेड जो है सर 3 मीटर से कम होना चाहिए। जो सीधा साधा बच्चा है 1 मीटर से आधा और 3 मीटर से कम, ये सीधा साधा बच्चा यानी 3 मीटर की लिमिट है। अच्छा 3 से ऊपर जाएंगे, या तो शूट वाला जाएगा यहां पे, या फिर डिप्रेशन वाला। डिप्रेशन बोला, डिप्रेशन आ गया तो कौन सा लगेगा? ड्रॉप इनलेट स्पिलवे। इसका हेड कितना होता है सर? इन दोनों का हेड 3 से ज्यादा होता है। ड्रॉप इनलेट की स्पिलवे होता है 3 से ज्यादा, इसकी कोई लिमिट नहीं है। इसका शूट का स्पिलवे 3 से तो ज्यादा होगा लेकिन 6 से कम होगा, तो 3 से 6 भी लिखते हैं किसी बुक में, और 5 से 6 भी लिखते हैं। तो शूट स्पिलवे 3 से 6 और 5 से 6, और ड्रॉप इनलेट स्पिलवे का 3 से ज्यादा। ये क्लियर हो गया? बहुत ही आसान बच्चों वाली चीजें थी, इसको भी और डीप में पढ़ेंगे। तो स्पिलवे को हम ड्रॉप के हिसाब से और बेड प्रोफाइल की हम इसको कहां पे लगाएंगे, 3 भागों में डिवाइड करते हैं, आगे बढ़ेंगे। ड्रॉप स्पिलवे, ड्रॉप इनलेट और शूट स्पिलवे। ड्रॉप स्पिलवे को ही हम स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे बोलते हैं। अभी इसके फैक्ट जो है ना याद करेंगे, और ये ध्यान रखना मैं ट्रिक बताऊंगा, बस वो ट्रिक पढ़ के आनी है, कुछ नहीं करना। और बहुत आसान चैप्टर है, बच्चों वाला चैप्टर है, बच्चों वाला, ठीक है। और शूट स्पिलवे और परमानेंट चेक डैम, तो ये चारों के चारों क्या होते हैं? अकॉर्डिंग टू द प्रोफाइल ऑफ गली बेड। पूछा जाता है गली बेड की, तो दोनों ध्यान रखो, गली बेड की प्रोफाइल के हिसाब से कि बेड में कहां पे लगेगा सर, या तो डिप्रेशन पे लगेगा, या तो बेड पे लगेगा, या हेड पे लगेगा। अगर हेड पे लगेगा तो वो तो चलाक है, मॉनिटर है क्लास का। शूट है सर, शूट है तो स्पिल है, और 3 से आ रहा है 3 से 6 सर। अच्छा ड्रॉप स्पिल सीधा साधा बच्चा है, सीधा साधा सबसे ज्यादा यूज भी यही होता है, मोस्ट कॉमनली यूज सर। इसका हेड तो 3 से कम है। अच्छा ये उल्टा कर देना, ये बेड पे लगेगा ना सीधा साधा। और जो डिप्रेशन वाला है वो इनलेट है, वही पूरा समझाऊंगा अभी, इसको पूरी एक ट्रिक बना के याद कराऊंगा, बिल्कुल मत डरो। काम क्या होता है? सेफली डिस्पोज करना वाटर को। अब स्पिलवे कैसे कर रहे हैं सर? गली बेड स्लोप, ये प्रोफाइल ऑफ गली बेड। हम गली बेड, बस आपको बेड बड़ी याद करना है, या तो उसकी प्रोफाइल ले लो या स्लोप ले लो, वैसे कैटेगराइज कर रहे हैं। परमानेंट मटेरियल को परमानेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि या तो ये मैसेंडरी के बने होते हैं, रीइंफोर्स कंक्रीट के बने होते हैं। और लेआउट थ्रू आउट द लेंथ, हमारे लेंथ के उसमें हम ले करते हैं इसको, जैसे एक यहां लगा दिया, ये मतलब लेंथ के अक्रॉस जो है करते हैं, तो लेट थ्रू आउट द लेंथ। ये रहा रिटर्न पीरियड। अभी हम इसको डिजाइन करेंगे तो कितने रिटर्न पीरियड के लिए डिजाइन करते हैं, तो ध्यान रखो अलग अलग बुक में अलग अलग है। आपको ध्यान रखना दोनों डाटा 25 से 30 और 25 से 50, या तो 25 से 30 साल 25 से 50 साल, दोनों ठीक है। और दोनों कभी एक साथ नहीं आते ऑप्शन में, तो 25 से 30 साल यार सुरेश में, 25 से 50 एम माइकल एंड ओझा में, और दोनों स्टैंडर्ड बुक है, हमारे लिए भगवान बुक है। और दोनों से क्वेश्चन बनता है, एग्जामिनर जहां से बनाया हमें दोनों याद करने, हमें टेंशन क्यों लेनी है? 25 से ऐसे याद करो, 30 और 50, क्या है इसमें ऐसा भाई? ऐसा क्या है? अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो भी हम स्ट्रक्चर बनाएंगे ना, अब देखो ये बहुत ट्रेन है सर, ओवरटर्न। ऐसा आप रात को घूमने गए, ऐसे बच्चे घूमने आ रहा था, पता है ये रोड थी, ऐसे बाइक पे आ रहा था चलते हुए मजे से, ऐसे बाइक पे आ रहा था, उसकी बाइक चल रही थी, जब उसको ओवरटर्न करना था, करेक्ट ओवरटर्न जिसको बोलता हूँ, ओवरटर्न करना था, तो रात को 12 बजे उसे ओवरटर्न करा, और जैसे ही 12 बजे और वो 3 घंटे और आगे 15 बजे पहुंचा तो वो स्लाइड हो गया। तो ओवरटर्निंग का फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.2, यानी 12 बजे 1.2 याद कर लो, और स्लाइडिंग का फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 से ज्यादा होना चाहिए। तो अगर आपको दो ये फैक्टर याद है तो फ्री के आपको नंबर मिलेंगे कि ओवरटर्न मुझे जो टर्न होना है वो 12 बजे करना है रात को, और जो स्लाइड 3 घंटे बाद में स्लाइड हो जाऊं, गिर जाऊंगा, 15 बजे मेरा स्लाइड हो गया। अगर इसमें भी जाओगे तो आपका 2 सेक्शन और होते हैं, कॉन्क्रीट 1.5 है ना फैक्टर ऑफ सेफ्टी, स्लाइडिंग याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ, ओवरटर्निंग की 12 नहीं है, मतलब 1.2 है, 2 से डिवाइड कर दो, 10 से डिवाइड कर दोगे। अब इसमें देखो अगर ये बचा ना, मतलब आपको बहुत ज्यादा पढ़ के जाना है, आप बिल्कुल फर्स्ट रैंक टारगेट करो, तभी ये पढ़ना कि कॉन्क्रीट का 0.8 होता है और मैसनरी का 0.75 होता है। ये याद नहीं कर सकता कोई, मैं भी करूंगा ना कल भूल जाऊंगा, तो आप ये ध्यान रखो कोई याद नहीं कर सकता, भगवान भी नहीं कर सकते, मतलब आके करेंगे ना, तो मतलब याद कैसे करोगे, इतना मुश्किल हो जाएगा, तो कैसे याद करोगे? तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ओवरटर्निंग और स्लाइडिंग, और तुम तो भगवान हो नहीं, क्या इंसान है हम, 1.5 इंसान तो भूलता ही है, गलती करता है, भूलेगा, आज पढ़ोगे कल भूलोगे, तो याद करने का तरीका क्या? ओवरटर्निंग का 12 बजे, स्लाइडिंग का 1.5। अगर किसी को आगे याद भी करना है तो उसको 2 भाग में डिवाइड करो 1.5 को, एक तो 0.8, दूसरा 0.7 आएगा, 0.7 तो आगे 5 लगा दो। अब ये इसका मैसनरी का कर दो, ये ज्यादा मैसनरी मतलब मटेरियल ज्यादा हैवी होता है, और इसका कॉन्क्रीट का कर दो। वैसे याद करने की जरूरत नहीं है इतना पढ़ोगे तो, फिर भी ट्रिक बता दी है ताकि कर सको। अब जो परमानेंट गली स्ट्रक्चर है, सर मुझे स्पिलवे डिजाइन करना है। अच्छा सर स्पिलवे में क्या डिजाइन करना है? सर स्पिलवे एक ऐसा स्ट्रक्चर है, ये समझो ये स्पिलवे के स्ट्रक्चर होता है जिसका एक इनलेट होता है, ये कंडुइट होता है, चैनल,
और ये आउटलेट होता है। बहुत ध्यान से सुनना, मैं 3-4 पॉइंट बताऊंगा जो आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव मिलते हैं। ये स्पिलवे होगा, काम क्या है सर, पानी को एक स्थान, यहां से पानी को लेकर यहाँ पे छोड़ना, तो यानी इनलेट के थ्रू पानी आएगा, तो जो इनलेट के थ्रू जो पानी होता है ना उसका हम डिस्चार्ज रेट वियर फॉर्मूले से निकालते हैं। तो 10 बार पूछा गया है, परमानेंट गली स्ट्रक्चर में कोई भी गली स्ट्रक्चर क्यों ना हो, कोई भी शूट स्पिलवे, ड्रॉप स्पिलवे, ड्रॉप इनलेट स्पिलवे, सबका इनलेट का जो फॉर्मूला होगा वियर से निकलेगा। अच्छा, ये चैनल, जिसको क्या बोलते हैं, चैनल, जो एक स्थान दूसरे स्थान में ले जा रहा है तो कंड्यूट चैनल बोलते हैं। ये पूछा जाता है मोस्ट कॉमन चैनल कौन सा है शूट स्पिलवे के लिए, क्योंकि ड्रॉप और उसका तो पूछा ही नहीं आता, तो आपको याद रखना ओपन चैनल है और रिएक्टेंगुलर ओपन कंडुइट बॉक्स है, तो ओपन चैनल बस याद कर लो। और आउटलेट क्या होता है, मान लो पानी आप यहां से लेके गए, पानी यहां से आया 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 और यहां पे गिर गया, तो इसका काम क्या होता है, इस आउटलेट को हम बोलते हैं, यहां पे आउटलेट के दो फंक्शन होते हैं, एक तो हाइड्रोलिक जंप कराना, पानी को एकदम जंप करा रहे हो और जैसे ही पानी यहाँ पे आएगा तो उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, हम यहाँ पे एक कॉन्क्रीट का एप्रन बनाते हैं, एप्रन, वो क्या करता है सर, इसको एप्रन को स्टीलिंग बेसन ही बोलते हैं। वो क्या कर रहा है सर, इस काइनेटिक एनर्जी को डिसिपेट कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी को डिसिपेट कर रहा है। तो आउटलेट में आपकी हाइड्रोलिक जंप भी हो रही है और काइनेटिक एनर्जी डिसिपेट भी हो रही है। तो 10 बार पूछा जाता है। तो सर ये रहा स्पिलवे, सर ये रहा मेरा इनलेट, सर ये रहा मेरा कंडुइट। अब मैं किसी, मतलब मैं सभी स्पिलवे का कॉमन पढ़ा रहा हूं ये वाला पार्ट, कि अच्छा कोई भी स्पिलवे हो, इनलेट, ड्रॉप इनलेट हो, कोई भी हो, तो उसमें इनलेट वियर से निकलता है, कंडुइट ओपन चैनल हो गया मोस्ट। वैसे ये किसके लिए होता है आपका, शूट स्पिलवे के लिए, ये लिख सकते हो कि शूट स्पिलवे के लिए मोस्ट आपका ओपन चैनल होता है। और जो आपका आउटलेट है, आउटलेट, इस आउटलेट में एक तो हाइड्रोलिक जंप होती है और एक काइनेटिक एनर्जी डिसिमेट होती है। कैसे होती है सर, पानी एकदम कूदता हुआ आएगा तो यहाँ पे एक बनाएंगे, तो ये आपका आउटलेट होता है पूरा। तो इसमें काइनेटिक एनर्जी डिसिमेट भी हो गई, हाइड्रोलिक जंप भी हो गई। और हाइड्रोलिक जंप से क्या हो गया, इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि हमने जंप करा दिया, जैसे ही पानी यहाँ पर आया तो पानी यहाँ से जाएगा तो इसकी स्पीड कम होती आएगी, क्योंकि उसको फ्लो करने जब यहाँ से फ्लो करेगा तो उसकी वेलोसिटी होगी, रिड्यूस होगी। तो हाइड्रोलिक जंप क्या होता है, वेलोसिटी को रिड्यूस करते हैं, ये भी पूछा जाता है 10 बार। अब मुझे डिजाइन करना है, तो डिजाइन कैसे करोगे सर, डिजाइन 3 तरीके से होता है। पहले तो मुझे बताओ कितना पानी मुझे फेंकना है, तो वो होता है हाइड्रोलॉजिक। हाइड्रोलॉजिक का मतलब है कि मुझे डिस्चार्ज रेट बताओ, तो इसमें हम दो चीजें कंप्यूट करते हैं, एक तो पीक डिस्चार्ज रेट एंड रन ऑफ वॉल्यूम, दोनों कंप्यूट करते हैं सर इसमें, कि कितने डिस्चार्ज रेट और पीक रन ऑफ वॉल्यूम के लिए मुझे निकालना है। इसका रन ऑफ कितना होगा सर, वही अगर मैं देखो तो ये रहा हाइड्रोलॉजिक। सर पहले बताओ कितने क्यू के लिए डिजाइन करना है, डिस्चार्ज रेट क्या होगा सर, पीक रन ऑफ रेट और रन ऑफ वॉल्यूम दोनों के लिए मुझे करना पड़ेगा। इसका सर रिटर्न पीरियड कितना होगा, अभी बताया था 25 से 50 या 25 से 30। याद करने की ट्रिक 25 से 30 और 50, ये हो गई याद करने की ट्रिक, बच्चों वाली चीज है। कितने, अच्छा अब मैंने सर ये इस बिल में मुझे बनाना है, मैंने बता दिया डिस्चार्ज रेट कितना है, अब मुझे इसके डायमेंशन भी तो निकालोगे, लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है, इसकी थिकनेस कितनी है, इतने जॉइंट्स हैं, निकालोगे ना। तो मान लो कि इसकी लेंथ विड्थ थिकनेस कुछ होगी, तो मैं इस क्यू को, मेरे पास बहुत सारी इक्वेशन होती है, 15-20 इक्वेशन, कोई इक्वेशन याद नहीं करनी। मान लो फंक्शन है लेंथ विड्थ का, तो हमें अगले स्टेप में डिस्चार्ज की सहायता से क्या करना है, उसकी हाइड्रोलिक डायमेंशन निकालनी है, उसको बोलते हैं हाइड्रोलिक डिजाइन। तो मतलब सर हाइड्रोलॉजिक में क्या कर रहे थे, हाइड्रोलॉजिक में सर हम डिस्चार्ज रेट निकाल लेते, क्यू या पीक रन ऑफ रेट एंड रन ऑफ वॉल्यूम। सर इसको हम इक्वेट कराएंगे किससे, हमारे डायमेंशन से हम हाइड्रोलिक करेंगे। हाइड्रोलिक मतलब पहला हमारा स्टेप था हाइड्रोलॉजिक डिजाइन, डिस्चार्ज रेट निकालना। हाइड्रोलिक डिजाइन में क्या है सर, डायमेंशन निकालना उसकी। हमारे पास क्यू आ गया, अब हम इसको फंक्शन ऑफ ए बी सी, यहाँ पे सारी इक्वेशन लगाएंगे, क्योंकि उसके लेंथ विड्थ थिकनेस मतलब डायमेंशन निकालेंगे। फिर जो भी हमने डायमेंशन निकाली है उसकी हम स्ट्रक्चरल फीजिबिलिटी चेक करेंगे कि वो स्ट्रक्चरल फीजिबल है नहीं, तो हम इसके फेलियर चेक करते हैं, पाइपिंग फेलियर, टेंशन फेलियर, ओवरटर्निंग फेलियर, स्लाइडिंग फेलियर। अब जो हाइड्रोलॉजी डिजाइन करते हैं उनका रिटर्न पीरियड 25 से 50 या 25 से 30 साल रहता है। दूसरी बात, हाइड्रोलॉजी डिजाइन करने के लिए ये तो हो गया हम आउटपुट जो हम निकाल रहे हैं, इनपुट मुझे क्या चाहिए सर, क्यू पीक रन ऑफ रेट एंड इनफ्लो हाइड्रोग्राफ, मतलब मुझे इनफ्लो हाइड्रोग्राफ की इंफॉर्मेशन भी चाहिए होती है और पीक रन ऑफ रेट की भी, उससे मैं आउटपुट पीक रन ऑफ रेट निकालूंगा, ये भी पूछा गया है। तो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होती है पीक रन ऑफ रेट की और इनफ्लो हाइड्रोग्राफ की, ये आउटपुट क्या निकालेंगे, इन ये पीक रन ऑफ रेट और रन ऑफ वॉल्यूम। हाइड्रोलिक में हम डायमेंशन, स्ट्रक्चरल फोर्स एनालिसिस। और इसका रिटर्न पीरियड कितना रहता है, 25 से 30, 25 से 50। और इसका एरिया कितनी लिमिट कितनी होती है, 1300 हेक्टेयर। याद नहीं होगा तो छोड़ दो, एरिया आज तक पूछा नहीं गया।
अच्छा, अब इसका प्राइमरी फेलियर क्या होता है? अब स्पिलवे मान लो फेल होते हैं, 10 तरीके से फेल होते हैं। प्राइमरी फेलियर क्या होता है? जब इसकी हाइड्रोलॉजी मतलब जितना डिस्चार्ज के लिए आपने बनाया उसकी डिस्चार्ज की कैपेसिटी ज्यादा निकल गई। मान लो आपने डिजाइन करा 3 मीटर क्यूब के लिए लेकिन फ्लो आ गया 4, तो सबसे प्राइमरी यही होगा अगर डिस्चार्ज रेट ज्यादा आ गया। और दूसरा इनसफिशिएंट कैपेसिटी, याद कर लो एग्जैक्ट वर्ड, इनसफिशिएंट कैपेसिटी। और दूसरा लैक ऑफ प्रोविजन ऑफ डिसिपेटिंग एनर्जी। आपने सर डिजाइन तो बनाया, आपको पानी ये इनलेट के थ्रू आना था, एक तो डिस्चार्ज रेट ज्यादा हो गया, कैपेसिटी कम है। दूसरा जैसे अब यहाँ पे गिराओगे आउटलेट में, इसका काम कैसा? काइनेटिक एनर्जी डिसिपेट करना, जंप करना। और पता लगा आपने जंप तो करवाई लेकिन वो डिसिपेट ही नहीं कर पा रहा है एनर्जी को, तब भी वो फेल हो जाएगा। तो प्राइमरी रीजन 2 होते हैं, एक कैपेसिटी और एक हाइड्रोलिक जंप का डिसिपेशन वाला। बहुत आसान है। अच्छा, और ध्यान रखो, देखो हमारे मैंने बताया था यू शेप की गली बनती थी और ये वी शेप की गली बनती थी। वी शेप की हम करते हैं चेक डैम से, जो टेम्पररी, सर वी मतलब टेम्पररी। जो विक्ट्री आप साइन दिखाते हैं ना वो टेम्पररी विक्ट्री होती है। आज किसी की जीत है, कल कोई और जीतेगा, आज इंडिया जीत गई, कल इंग्लैंड जीत गई, ऐसे करके टेम्पररी विक्ट्री है। तो वहां पे टेम्पररी स्ट्रक्चर बनते हैं। यू शेप में परमानेंट स्ट्रक्चर बनते हैं। तो जितने भी स्पिलवे हैं वो सब यू शेप को गली कंट्रोल करने के लिए पूछा गया है। इसलिए पूछा जाता है जो ड्रॉप स्पिलवे है, तो ड्रॉप स्पिलवे अपने आप में एक स्पिलवे है, तो वो भी क्या करेगा? यू शेप की गली को ही कंट्रोल करेगा। तो परमानेंट क्या करते हैं? यू शेप की गली को। अब ये 3 ऐसे फैक्ट हैं जिन्हें कोई याद नहीं कर सकता। वो आज करेगा कल भूल जाएगा, कल करेगा परसों भूल जाएगा, रोज करेगा रोज भूल जाएगा। तो इसलिए अब ये अगर कोई बच्चा याद कर सकता तो याद कर लो कि सैफ स्टीलिंग बेसिन का फ्रॉड नंबर कितना होता है, 1.7 से 17। अगर याद कर सकते हो कर लो भाई। किसको मतलब एंगल ऑफ रिपोर्स कितना होता है ड्राई सॉइल का, वो आपको होता है 30 से 37 डिग्री। और स्पेसिंग कितनी होती है कंस्ट्रक्शन जॉइंट की, 7.5 से 15 सेंटीमीटर। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी स्टैंडर्ड बुक में, तो अगर आपको रटने तो रट लो, लेकिन मैं आज किसी एग्जाम में नहीं पूछे गए, मेरे साथ इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर किसी को ट्रिक भी याद करनी है तो भाई ये याद रख लो 7। जहां भी परमानेंट स्ट्रक्चर में ना कोई ऐसा अटपटा आ गया और आपको तुक्का लगाना है, क्या लगाना समझिए, तुक्का लगाना है, तुक्का। लेकिन तुक्का भी कैसे लगाएंगे? दिमाग से। तो यहाँ पे दिख रहा है यहाँ भी 7 था, यहाँ भी एक 7 है और यहाँ भी एक 7 है। तो जो ऑप्शन में 7 दिखे वहां पे चले जाना। बाकी याद तो कोई कर नहीं पाएगा, और कर सकते हो तो तुमसे अच्छा कोई है ही नहीं, फिर तो आप बहुत हाई लेवल पर हो ना, कि मैं भी याद नहीं कर सकता है। करूंगा तो आज भूल, याद का मतलब है पेपर तक याद रहना। आज याद करके कल वाले को कोई होशियार नहीं कहते, जो पेपर वाले दिन परफॉर्म करेगा उसे होशियार कहा जाता है। ये रहा स्पिलवे का सेक्शन, ये रहा इनलेट, ये रहा कंडुइट और ये रहा आउटलेट। ठीक है, अब इनलेट में हम डिस्चार्ज रेट निकालते हैं वियर फॉर्मूले से। सर अभी हमने वियर पढ़ा था, सर ये रहा इनलेट। इनलेट का जो डिस्चार्ज रेट होता है, पहले तो ध्यान रख लो वियर फॉर्मूला। वियर फॉर्मूला कौन सा होता है? सर ये होता है Q इज इक्वल टू 2/3 CD रूट 2G LH की पावर 3/2। ठीक है, अब ये CD क्या है? सर कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज एक होता है डिस्चार्ज कोफिशिएंट, दोनों अलग अलग हैं। डिस्चार्ज कोफिशिएंट बोलते हैं 2/3 CD को, जो सीधे दिखाते हैं, ये वाला आपका होता है 2/3 CD। तो हमेशा ध्यान रखो सर, फॉर्मूला है 2/3 CD रूट 2G LH की पावर 3/2। एक और फॉर्मूला अगर मैं इस पूरे को रिप्लेस कर दूं तो ये आपका होता है 1.7 LH की पावर 3/2। दोनों आपको ध्यान रखना है वियर में इनलेट के फॉर्मूले से। जो आपका इनलेट सेक्शन है वहां पे वियर लगा हुआ है, इसका डिस्चार्ज रेट हम यहां से निकालेंगे। अच्छा सर ये 2/3 CD क्या है? तो CD है हमारा कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, सर ये रहा। अच्छा 2/3 CD क्या है? सर उसको C से दिखा रहे हैं, वो है डिस्चार्ज कोफिशिएंट। डिस्चार्ज कोफिशिएंट हाई ओवरफॉल वियर के लिए होता है 0.735। सॉरी ये CD आपको होता है 0.735, ये भी आपको याद रखना है। अभी हम पढ़ेंगे आगे। तो यही वियर, आपने इनलेट पे वियर लगाया, वियर को निकालने के 2 फॉर्मूले हैं, 2/3 CD ये रहा, फिर इनलेट से कंडुइट में गया, कंडुइट से आउटलेट में गया। और ये पूछा आता है हाइड्रोलिक जंप कहां पर होती है? सर आउटलेट सेक्शन में होती है। डिसिपेटिंग काइनेटिक एनर्जी कहां पर होती है? आउटलेट सेक्शन में होती है। आउटलेट सेक्शन में क्या बोलते हैं? स्टीलिंग बेसिन ही बोलते हैं, SAF स्टीलिंग बेसिन। क्या करता है? हाइड्रोलिक जंप करता है और काइनेटिक एनर्जी डिसिपेट करता है। हाइड्रोलिक जंप क्यों करता है? ताकि वेलोसिटी रिड्यूस हो जाए, क्योंकि जो पानी यहाँ गिरेगा एकदम उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी। जैसे ही यहाँ से यहाँ चलेगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या कर रहा है? डिसिपेट कर रहा है। डिसिपेट का मतलब सोख रहा है, अपने आप में सोख लिया, अवशोषित कर लिया, तो उसकी वेलोसिटी होगी धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो इस तरीके से काम करता है। बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ो। अब ये सबसे मेन है, ये है मेन। क्या है सर? ये तो मेन का मेन है, मेन का भी मेन, मतलब इतना इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने बता रखा है गली, ये रही सर गली। गली में एक आया था गड्ढा, और ये थी बेड, और ये था हेड, है ना? यही तो है सर, ये रहा मेरा गली। मैं गली बनाता हूँ बढ़िया करके, आपको समझ में आ जाएगा। सर ये गली के हेड है, और ये सर बेड है, और ये है मेरा डिप्रेशन।
गड्ढा, मैं बोल रहा हूं डिप्रेशन। अब जरा ध्यान से देखो कौन सा स्ट्रक्चर कहां लगेगा। हमारे पास 3 स्पिलवे हैं। सबसे पहले ध्यान रखो, एक सीधा साधा बच्चा, जैसे स्टोरी सुना रहा हूं, अभी वो स्टोरी याद करनी है। सीधा साधा बच्चे को क्या बोलते हैं? ड्रॉप स्पिलवे या स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे, एक ही बात है सर। ड्रॉप स्पिलवे और स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे एक सीधा साधा बच्चा है। जो सीधा साधा बच्चा था वो बेड पे सोता था। अच्छा, इसलिए बेड पे लगाया गया, याद करने का तरीका है, बेड पे सोता था। अच्छा, और क्या करता था सर? सीधा साधा बच्चा था, सबसे ज्यादा यूज होता था। मोस्ट कॉमनली यूज स्पिलवे पूछा जाता है, मोस्ट कॉमनली यूज, तो वो भी आपका ड्रॉप स्पिलवे या स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे। सर सीधा साधा बच्चा था, इसलिए इसका हेड भी सर बहुत ज्यादा नहीं, 3 से कम ही था। मतलब ये 3 मीटर की हाइट वाले पानी को ही फेंकेगा। तो हेड लेस देन 3, किसी किसी बुक में 3 से 4 भी लिखा होता है। तो अभी आप याद कर लो 3 मीटर से कम। ठीक है, सीधा साधा बच्चा 3 मीटर से कम। सर सीधा साधा बच्चा था, इसलिए सर ये टाइल, हम घर में टाइल बिछाते हैं ना, टाइल ड्रेनेज में यूज होता है, टाइल ड्रेनेज में। सीधा साधा बच्चा हमारा ये रहा। अच्छा सर, अब आया एक, हम तो सर ये तो आपने बेड पे लगा दिया। अब हमें मॉनिटर, क्लास का मॉनिटर बनाना है। अब वो बोला हम जो क्लास का मॉनिटर, जो क्लास का हेड होता है वो कौन सा होता है? शूट बच्चा। शूट मतलब चलाक। तो वो शूट स्पिलवे जो होता है वो हेड पे लगता है गली के। दूसरा शूट स्पिलवे जो होता है वो 3 से 6 मीटर, मतलब ये तो 3 मीटर तक है, वो 3 मीटर से ज्यादा होगा, लेकिन लिमिट है 3 से 6 और 5 से 6। मतलब शूट तो है, चलाक तो है, पर उसकी लिमिट है 6 तक ही जाएगा। या तो 3 से 6 मीटर है, 5 से 6 मीटर, दोनों याद करने हैं। और कहां पे लगता है? स्टीप स्लोप को लगता है, स्टीप स्लोप को। सर चलाक तो है ये, और चलाक बच्चा क्या करता है सर? पानी से, पाइप के थ्रू पानी फेंकता है, तो इसमें पाइपिंग फेलियर होता था, पाइपिंग फेलियर। तो कहानी ये रही हमारी, सीधा साधा बच्चा, जिसको बोलते हैं हम ड्रॉप स्पिलवे, जो हमारा स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे भी कहलाता है। सर सीधा साधा बच्चा है, हेड सर 3 से कम है। सर सीधा साधा बच्चा है ना, तो बेड पे सोएगा, तो गली बेड पे लगेगा। सर सीधा साधा बच्चा है ना सर, हेड तो 3 से कम है, लेकिन सीधा साधा बच्चे का तो पानी बहुत ज्यादा है उसके बाद, तो डिस्चार्ज रेट 3 से ज्यादा है, 3 मीटर क्यूब, इसलिए उसको बोलते हैं लो हेड हाई डिस्चार्ज। आप 1-2 बार लिखोगे ना, कहानी से याद हो जाएगा। सर सीधा साधा बच्चा है, इसलिए सर ये मोस्ट कॉमनली यूज है, मोस्ट कॉमनली यूज। तो सीधा साधा बच्चा है ना, तो सर घर में हम बेड में तो लगाया ही है, जो बेड से उतरेगा तो घर की टाइल पर जाएगा, इसलिए इसको टाइल ड्रेनेज के लिए भी यूज करते हैं। सर खत्म। अच्छा सर, ये तो हो गया आपने बेड पे लगाया। अब गली के हेड पे, गली हेड पे कौन सा स्पिलवे लगाओगे? जो गली के सबसे ऊपर है। सर वहां पे तो चलाक स्पिलवे लगाना पड़ेगा, शूट। शूट मतलब चलाक। सर चलाक है तो 3 से तो ज्यादा ही करेगा। ये अगर 3 तक कर रहा है तो 3 से ज्यादा करे, कितना? तो लिमिट है चलाक की भी 3 से 6, या तो 3 से 6 या 5 से 6, दोनों मीटर हमें याद करके आना है। सर स्टीप स्लोप पे करेगा, बिल्कुल करेगा, धूमधाम से करेगा। सर और क्या करेगा? देखो चलाक बच्चा जो था ना, पाइप का यूज करके पानी फेंकता था, तो इसमें पाइपिंग फेलियर होते थे। तो पूछा जाता है मोस्ट कॉमन फेलियर कौन सा होता है शूट स्पिलवे में? पाइपिंग फेलियर। शूट स्पिलवे कौन सी करके यूज होता है? स्टीप स्लोप के लिए। ये कौन से, कहां पे यूज होता है? गली हेड में। अब उससे भी खतरनाक आता है ड्रॉप इनलेट, इन दोनों का भी सरदार। क्या? ड्रॉप इनलेट। उसने बोला ये गली बनाई तुमने, क्या सीधा साधा बच्चा कहां है? सर मैं गली बैठे बैठा हूं। ये सीधा साधा बच्चा गली बेड पे, कौन सा? ड्रॉप स्पिलवे। सर हेड पे कौन बैठा है? सर शूट स्पिलवे, चलाक। अच्छा अब ये है डिप्रेशन। गली बेड में क्या आ गया? डिप्रेशन, गड्ढा आ गया, गड्ढा। तो यहां पे क्या लगाते हैं? ड्रॉप इनलेट स्पिलवे। आपको याद करना है वर्ड इनलेट। इनलेट एक प्रवेश द्वार है। क्या है सर? अब इनलेट की कहानी पढ़ते हैं। ये रही इनलेट की कहानी। देखो इनलेट वो बच्चे यूज करते थे जो ज्यादा पढ़ते हैं, ज्यादा पढ़ने वाले बच्चे। इनलेट ज्यादा पढ़ने वाले बच्चों का मतलब क्या? उनका हेड 3 से मीटर है, ऊपर रहेगा 3 मीटर से, इससे नीचे तो कम तो बात ही नहीं करते। और इनकी लिमिट नहीं है, ये नहीं रुकेंगे 6, 4, 5 में, ये रुकेंगे 3 से ऊपर। लिमिट 15, 20, 50, 60 जितना मर्जी ले आओ, कोई मतलब नहीं। तो इनका हेड 3 से ऊपर रहता है। ज्यादा पढ़ने वाले बच्चे हैं ड्रॉप इनलेट। लेकिन ज्यादा पढ़ने वाले बच्चों को क्या होता है सर? ज्यादा पढ़ने वाले बच्चों का 2 प्रॉब्लम है। एक तो डिप्रेशन होता है। क्या होता है? डिप्रेशन, इसलिए डिप्रेशन में यूज होते हैं सर। और इनमें क्या प्रॉब्लम होती है सर? इनमें जो इनकी अकल होती है ना, जैसे बूढ़े लोग बोलते थे ज्यादा पढ़कर जो अकल जो है घुटनों में आ गई है। घुटने मतलब टो, तो इसलिए इसको टो ड्रेन में यूज करते हैं। वो ध्यान रखो, वहां पे टाइल ड्रेन में यूज कर रहा है जो बेड से उतर रहा था ड्रॉप स्पिलवे, अभी बताऊंगा पूरा। और इनलेट स्पिलवे को टो ड्रेन में यूज करते हैं। अच्छा सर ड्रॉप इनलेट स्पिलवे की और क्या बात है? अब एक कहानी हम पढ़ेंगे ड्रॉप इनलेट स्पिलवे की। ये रही वो कहानी जिसने पढ़ ली वो बच्चा, ये रहा ड्रॉप इनलेट स्पिलवे की कहानी। मैं तीनों कहानी का लास्ट में समराइज करूंगा। जो ज्यादा पढ़ने वाला बच्चा था सर, ये कौन सा है? ज्यादा
पढ़ने वाले बच्चे। ज्यादा पढ़ने वाले बच्चे का मतलब क्या है सर, हेड हमेशा 300 पर रहेगा। अच्छा दूसरी बात क्या है सर, हेड 300 ऊपर है, बिल्कुल है। अच्छा और सर ये क्या करते हैं, अब ज्यादा तो पढ़ लिया सर, एक तो इनकी टो ड्रेन गली उसमें आ जाएगा और डिप्रेशन में यूज करते हैं। सर ज्यादा पढ़कर ये करते क्या क्या है सर, एक तो ये सिल्ट एक्यूमुलेट, आपको कहानी पढ़नी है आपको। ज्यादा पढ़ने वाले बच्चे क्या करते हैं सर, एक तो ये सिल्ट एक्यूमुलेट करते हैं अपने आप में। अच्छा और ये करते हैं सर, फ्लड को कंट्रोल कर लेते हैं ज्यादा पढ़ पढ़ के, हेड वाटर को कंट्रोल करते हैं, गली को स्टेबलाइज करते हैं, गली को स्टेबलाइज करते हैं, और सर रोड में यूज होते हैं, कलवर्ट में यूज होते हैं, बंड में यूज होते हैं, टो ड्रेन में यूज होते हैं, टो ड्रेन में यूज होते हैं, फार्म पोंड में यूज होते हैं। तो कहीं भी आपको बॉन्ड दिखे, फार्म पोंड दिखे, कलवर्ट दिखे, रोड दिखे, टो ड्रेन दिखे, क्या आंसर होगा, ड्रॉप इनलेट स्पिलवे। और ये करता है सर, ये क्या कर रहा है, गली को स्टेबलाइज कौन कर रहा है, गली को स्टेबलाइज, तो वर्ड याद कर लो, स्टेबलाइज कौन कर रहा है, ड्रॉप इनलेट। इनका हेड कितना है, 3 से ज्यादा है। सिल्ट एक्यूमुलेट किस में हो रहा है, ड्रॉप इनलेट में। फ्लड को कौन कंट्रोल कर रहा है, ड्रॉप स्पिलवे। हेड वाटर को कौन कौन कंट्रोल कर रहा है, टो ड्रेन में कौन सा यूज हो रहा है, ड्रॉप इनलेट। और क्या होता है सर, ड्रॉप इनलेट, आप ये ध्यान रखो, ज्यादा पढ़ रहे हैं, अब ज्यादा पढ़ रहे हैं तो इनमें 2 प्रॉब्लम भी होती है हमें, इसमें एंटी सीप कॉलर लगाने पड़ते हैं जो सीपेज को रोकते हैं, मैं दिखाऊंगा अभी सीपेज को। और एक हमें इमरजेंसी स्पिलवे देना होता है जो ओवर टॉपिंग को रोकता है। अभी मैं इसको बताऊंगा पूरा। और पाइप को अगर हम ये लगा रहे हैं तो ओरिफिस फॉर्मूला यूज करेंगे, तीनों के तीनों बता दूंगा, ये याद करने की जरूरत नहीं है, समझ में आ जाएगा, ये याद करने की जरूरत नहीं है ड्रॉप इनलेट स्पिलवे से। तो आपको सर 3 स्पिलवे रहे। अब आप देखो कहानी, ये रही कहानी, अब कहानी सुनना सर। ये था बेड, सीधा साधा बच्चा, इसको बोलते हैं ड्रॉप स्टेट ड्रॉप स्पिलवे। सर बोलता था मेरा हेड जो है 1 मीटर से ज्यादा होगा, लेकिन 3 या 4 मीटर से कम, यानी 3 मीटर से कम समझ लो। अच्छा सर अगर हेड कम है तो डिस्चार्ज 3 मीटर से ज्यादा, तो पहले तो उल्टा कर दिया करो बिल्कुल। सर सीधा साधा बच्चा सर बेड पे सोता था, सर सीधा साधा बच्चा है मोस्ट कॉमनली यूज था। सर सीधा साधा बच्चा है तो कहां पे यूज होगा, टाइल ड्रेन में, क्योंकि जैसे ही वो बेड से उतरेगा, अपने घर में टाइल लगी है तो टाइल ड्रेन के लिए यूज होगा। अच्छा तो ये रहा। अच्छा इसके ऊपर सर शूट आया चलाक बच्चा, सर ये स्टीप स्लोप पे यूज होगा। इसका हेड जो होगा 3 से 6 और 5 से 6 मीटर होगा, और इसका मोस्ट कॉमन फेलियर पाइपिंग फेलियर होता है, और इसका मोस्ट कॉमन चैनल ओपन चैनल होता है। ये रहा। अच्छा सर अब आया ड्रॉप इनलेट स्पिलवे। सर गड्ढा अगर आ गया, ये सबसे ज्यादा पढ़ने वाला बच्चा है, इसकी लिमिट नहीं है, इसका हेड 300 पर रहेगा, लिमिट नहीं पता कितना रहेगा। सर ये डिप्रेशन में यूज होगा, हाई डिप्रेशन इन गली बेड, तीनों के तीनों, ये गली बेड पर, ये गली हेड पर, और ये हाई डिप्रेशन गली बेड पर। सर ज्यादा पढ़ता था तो सिल्ट एक्यूमुलेट कर लिया, ज्यादा पढ़ के इसने स्टेबलाइज कर दी गली बेड को, ज्यादा पढ़ के इसने फ्लड कंट्रोल करा, ज्यादा पढ़ के इसने हेड वाटर कंट्रोल, है ना। तो कहां पे थे, यहाँ इनलेट पे। ज्यादा पढ़ के क्या करा सर, हेड तो 3 से ज्यादा आया, तो गली को स्टेबलाइज करा इसने, सिल्ट एक्यूमुलेट कर ली। सिल्ट एक्यूमुलेशन किसमें होता है, ड्रॉप इनलेट में। स्टेबलाइज कहां होता है, ड्रॉप इनलेट में। सर फ्लड को कंट्रोल करा, फ्लड कंट्रोल ये कौन सा करते हैं, ड्रॉप इनलेट। सर इसने हेड वाटर कंट्रोल करा, हेड वाटर कंट्रोल ये क्या करते हैं, ड्रॉप इनलेट करते हैं। अच्छा और क्या करा ड्रॉप इनलेट ने, सर इसमें इमरजेंसी भी है, जैसे आप ज्यादा पढ़ते हो ना तो आपको इमरजेंसी करनी पड़ती है ताकि आप ओवर टॉप ना कर जाओ, तो ओवर टॉपिंग को रोकने के लिए हमने इमरजेंसी करा, ठीक है। और फ्री बोर्ड भी देते हैं हम ओवर टॉपिंग के लिए, मैं आपको पूरा समझाऊंगा ये तो। और इसमें सर जैसे क्या होता है, ड्रॉप इनलेट ज्यादा बच्चे जो पढ़ते हैं ना, उनके चारों ओर हमें एंटी सीप कॉलर लगा रहे होते हैं सीपेज को रोकने के लिए, एंटी सीप कॉलर ये रहा। और सर ये पाइप से भी फ्लो करते हैं ओरिफिस के थ्रू। थोड़ा भी कहानी याद कर लो, ये तीनों तो मैं समझा दूंगा लास्ट में। अब ये नहीं कि हर चीज रटनी है, बट हाँ इतना रटना है कि वो हो जाए वहां पर पेपर में। और सर ज्यादा पढ़ के घटनों में दिमाग गया तो टो ड्रेन में, तो हमेशा जानो को जो ड्रॉप स्पिल वो होता है वो टाइल ड्रेन में यूज होता है, और ये आपका टो ड्रेन में यूज होता है। और लोअर एंड ऑफ द सेफ डिस्पोजल सिस्टम भी आपका कौन सा है, यही है ड्रॉप इनलेट स्पिलवे। तो कहानी आपकी पूरी। अब हम पढ़ते हैं इनका कंपैरिजन, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ये कहानी सबसे मेन थी, ठीक है। देखो अब इनका स्ट्रक्चर भी देख लो, ये आपका होता है स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे, जिसका हेड मोर और लेस 3 मीटर से कम है। किसी बुक में 3 से 4 भी लिखा है, अभी 3 मीटर से याद करो। इसका हेड 3 से ज्यादा है, लेकिन लिमिट है 3 से 6 की या 5 से 6 की। इसका हेड जो हमेशा 3 से ज्यादा रहेगा। ये इनलेट स्पिलवे है, इसको याद रखना, ज्यादा पढ़ने वाले बच्चे। ये आपका सीधा साधा बच्चा, और ये चलाक बच्चा, चलाक बच्चा। तीनों आपकी कहानी याद, आपके सारे क्वेश्चन इससे हो जाएंगे, बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है। हेड कम डिस्चार्ज ज्यादा, आपको ट्रिक होनी चाहिए याद करने की, ऐसे नहीं होता पेपर, ट्रिक होनी चाहिए। अब इनका डायग्राम देख लो एक बार, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वियर लगा होता है, इनका हेड जो 3 से मीटर, तो ये आपका ये डायग्राम होता है स्ट्रेट ड्रॉप का। ऐसे इसका पानी होता है, ये आपका वियर है, यहाँ से ऊपर पानी आएगा, ये आपकी हेड बॉल है, यहाँ पे हेड बॉल एक्सटेंशन लगे होते हैं,
और फिर आपका ये एप्रोन में पानी गिरता है, तो ये आपका सीधा साधा बच्चा हो गया। जो शूट स्पिलवे होता है, यहाँ पानी गिराना तो पाइप के थ्रू ऐसा बनाएंगे स्ट्रक्चर, तो ये आपका होता है शूट स्पिलवे, चालाक बच्चा। बिल्कुल शूट स्पिलवे, बिल्कुल स्टीप स्लोप की तरफ पानी गिराएगा यहाँ से यहाँ। और जो आपका ड्रॉप इनलेट होता है वो बोलता है सर ये रहा डैम, आप क्या करो पहले एक सीधा पाइप लगाओ, फिर एक ऐसा पाइप लगाओ, फिर एक आउटलेट लगाना, तो ये उसका होता है इनलेट और ये आउटलेट। ये आपका होता है इमरजेंसी स्पिलवे, यहाँ पर उसके चारों ओर एंटी सीप कोरल लगे होते हैं सीपेज को रोकने के लिए। मतलब पानी जब यहाँ से जाएगा तो ये पानी यहाँ से सीपेज का लगे होता है साफ ना हो, तो इसको रोकने के लिए हम एंटी सीप कोरल लगाते हैं। और इमरजेंसी स्पिलवे क्या होता है, मान लो हमने यहाँ पे पानी आपका आया, तो जैसे पानी आएगा अगर बहुत जोर से आएगा तो इसको क्या कर देगा, ओवरटर्न कर देगा, ओवर टॉपिंग कर देगा। तो ये इमरजेंसी स्पिलवे लगाते हैं ताकि एक यहाँ पे स्पिलवे बना देंगे, जितना पानी आया उसको यहाँ से ट्रांसफर कर देंगे ताकि क्या हो, ये पानी ये स्पिलवे जो होता है ओवर टॉप ना कर जाए, पलट ना जाए। तो इमरजेंसी स्पिलवे क्या कर रहा है सर, ओवर टॉपिंग से बढ़ा रहा है। तो हमेशा ध्यान रखो, चाहे फ्री बोर्ड हो और इमरजेंसी स्पिलवे हो, वो क्या कर रहा है सर, ओवर टॉपिंग से बचाता है, ओवर टॉपिंग से। और एंटी सीप कॉलर, मतलब सीपेज को रोक रहे हैं, एंटी सीप कॉलर क्या कर रहे हैं, सीपेज को किसमें दिए होते हैं, ड्रॉप इनलेट में। ये दोनों के दोनों कहां होते हैं, इनलेट स्पिलवे में, जहां ज्यादा बच्चे पड़ते हैं, जिनका ड्रॉप 3 से ज्यादा है, जो फ्लड कंट्रोल कर रहे हैं, हेड वाटर कंट्रोल कर रहे हैं, रोड में यूज हो रहे हैं, फार्म पॉन्ड में यूज हो रहे हैं, बंड में यूज हो रहे हैं, टो ड्रेन में यूज हो रहे हैं, हर जगह यूज हो रहे हैं, गली को स्टेबलाइज कर रहे हैं, सिल्ट एक्यूमुलेट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं भैया। तो ये ना कंपेरिजन है। अब ड्रॉप स्पिलवे का पहली बात, इनका नेम क्या क्या होता है। ड्रॉप स्पिलवे सीधा साधा बच्चा है, इसलिए इसको स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे बोलते हैं, सीधा साधा बच्चा। ये मोस्ट कॉमनली जो सीधा साधा बच्चा है वही सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमनली यूज है। तो पूछा था मोस्ट कॉमनली यूज कौन सा होता है, ड्रॉप स्पिलवे। अब इसकी हेड कितना होता है, बड़ा, मैंने अभी याद कर लो, हेड मोटा मोटा 3 मीटर से कम है। शूट स्पिलवे का 3 से 6 और 5 से 6, सबसे मेन तो ये। ड्रॉप इनलेट का 3 से ज्यादा, पहली बात तो ये। अब अगर देखा जाए तो अलग अलग बुक में अलग अलग है। अगर आप आर में आओगे तो हेड 1 से ज्यादा है लेकिन 3 मीटर से कम है। लेकिन अगर आप प्रिंसिपल ऑफ एग्रीकल्चर वॉल्यूम 1 में आओगे तो हेड 1 से ज्यादा, 3 से 4। तो आपको दोनों चीजें याद करनी है। तो मैं कैसे याद करूंगा, मैं ऐसे याद करूंगा सर, ड्रॉप स्पिलवे मोस्ट कॉमनली यूज होता है, सीधा आता है, इसका हेड 1 से ज्यादा है और 3 या 4 मीटर से कम है। 3 मीटर आर सुरेश और 4 मीटर ये। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा है कि लिमिटेड कहां तक है, तो पूछा गया लिमिटेड टू 3 to 4 मीटर, नॉट इकोनॉमिकल। जब 4 से ज्यादा बढ़ जाता है इकोनॉमिकल होता ही नहीं है, 4 से ज्यादा बस ये इकोनॉमिकल होता है ड्रॉप इनलेट। और 1 से मिनिमम 1 तो होना ही चाहिए। तो अगर हेड की टेबल बनाई है तो ड्रॉप, शूट, ड्रॉप इनलेट बता दो सर। एक ड्रॉप स्पिलवे 1 से ज्यादा, 3 से 4 से कम। सर ड्रॉप इनलेट है सर, लगा लो 3 से ज्यादा। शूट स्पिलवे है 3 से 6 और 5 से 6। ये कहां यूज होता है सर, ये बेड में यूज होता है। शूट स्पिलवे कहां होता है, गली हेड पे होता है। ये कहां होता है, गली में डिप्रेशन होंगे। ठीक है, ये क्या है, मोस्ट कॉमन है सर, मोस्ट कॉमन है। क्या करता है, टो ड्रेन में यूज होता है, सॉरी टाइल ड्रेन में, मेरे को मैं ही भूल गया, टाइल ड्रेन में। ड्रॉप इनलेट क्या करता है, स्टेबलाइज करता है, सिल्ट एक्यूमुलेट करता है, फ्लड वाटर कंट्रोल करता है, हेड वाटर कंट्रोल करता है, रोड में यूज होता है, फार्म पोर्ट में, बंड में, जहां भी दिखे ड्रॉप इनलेट ही है। इनलेट प्रवेश द्वार है, सबसे ज्यादा बच्चे वही पढ़ते हैं। जो ड्रॉप 3 मीटर से ज्यादा में, लेकिन जो ज्यादा पढ़ता है उनका क्या होता है, एक तो डिप्रेशन आया था इसलिए डिप्रेशन में यूज हो गया, और दूसरा अकल का होती है घुटनों में, इसलिए टो ड्रेन में यूज हो गया। शूट चालाक बच्चा, स्टीप स्लोप और पाइपिंग फेलियर। चालाक बच्चा पाइप के थ्रू पानी फेंक रहा था, पाइप के थ्रू। पाइपिंग फेलियर होता है किसमें होता है, स्टीप स्लोप में। और इसका मोन कॉमन चैनल कौन सा है, ओपन चैनल, जो कंड्यूट होता है, हम आगे बढ़ेंगे। तो ये सब बता रखा है, हेड 3 मीटर से ज्यादा, इसका हेड 1 से लेके 3 या 3 से 4 आर फ्रेश, और इसका हेड जो 5 से 6 शूट स्पिलवे का। ये ड्रॉप स्पिलवे, अगर आप बात करोगे हेड तो 3 से कम है लेकिन डिस्चार्ज कितना होगा, 3 मीटर से ज्यादा, तो इसलिए ये लो हेड हाई डिस्चार्ज स्पिलवे है, लो हेड हाई डिस्चार्ज स्पिलवे। ये रहा। इसमें कौन सी फोर्स काम करती है, देखो सीधा आधा बच्चा है तो जो पृथ्वी पे रहता है ना बेड पे, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ही काम करेगी सीधा आधा बच्चे की। और जो एप्रोन की थिकनेस होती है, देखो बताया तो एक सीधी फिर से कहानी, ड्रॉप स्पिलवे सर, ये रहा ड्रॉप स्पिलवे, मैंने स्पिलवे ही बता दिया ऐसे करके। ये पानी आएगा यहाँ पर, यहाँ पे आपका एप्रन बना होता है। एप्रन का काम क्या होता है, तो पानी एकदम गिरेगा ना तो काइनेटिक एनर्जी को डिसिपेट करना, डिसिपेट मतलब अवशोषित करना, काइनेटिक एनर्जी को डिसिपेट करना एप्रन का काम है। अच्छा, ये ड्रॉप स्पिलवे, पहले होता है इसका नाम क्या है, स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे। हेड कितना होता है सर, 1 मीटर से ज्यादा, 3 मीटर से कम। 1 मीटर से ज्यादा, या किसी बुक में 3 से 4 मीटर से कम। सर अगर हेड 3 से कम है, डिस्चार्ज इसका उल्टा है, डिस्चार्ज 3 मीटर की उससे ज्यादा होना चाहिए। अच्छा, सीधा साधा बच्चा है सर, इसलिए टाइल ड्रेन में यूज होगा। सर सीधा साधा बच्चा है इसलिए मोस्ट कॉमनली यूज है। सर सीधा साधा बच्चा है, पृथ्वी पे रहता है, बेड पे सोता है अपने आराम से, क्योंकि बेड पे सो रहा है ना, तो घर में एक बेड लगा है,
टाइल लगी है, इमेजिन करो ना, सीधा सा बच्चा सुबह उठा, ब्रश करा, बेड पे उठा, टाइल पे सोया, ऐसे करके ना, सीधा सा बच्चा है, बेड से उठा, टाइल पे सोया, तो और क्या करेगा सर, ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगी इसमें बस। और जो एप्रन होता है, एप्रन, इसके नीचे अपलिफ्ट प्रेशर लग रहा होता है, इसलिए जो एप्रोन की थिकनेस होती है वो डिपेंड करती है अपलिफ्ट प्रेशर पर। तो दोनों याद रखना, अपलिफ्ट प्रेशर पे एप्रोन की थिकनेस और ग्रेविटेशनल फोर्स इसमें कंसीडर करते हैं, दोनों के दोनों क्वेश्चन बनते हैं। और ये गली बेड में यूज होता है। तो ये आपका रहा ड्रॉप स्पिलवे की कहानी पूरी एंड तक। और इसकी एरिया की लिमिट कितनी होती है, 1300 हेक्टेयर। आउटलेट, ये टाइल और ड्रेनेज डिचेस, मैंने बताया ना टाइल और ड्रेनेज डिचेस में भी यही यूज होता है। अब बात करें ड्रॉप इनलेट की, सर आपने तो ये पढ़ लिया सीधा वाला बच्चा, असल वो बताओ ज्यादा पढ़ने वाले बच्चे, ज्यादा पढ़ने वाले बच्चे जो इनलेट, एक इनलेट का प्रवेश द्वार है, ये आप ध्यान रखो, एक प्रवेश द्वार है इनलेट। यहाँ से वही बच्चा आएगा जो बहुत ज्यादा पढ़ेगा, कितना, जिनका हेड 3 मीटर से ज्यादा होगा। सर जैसे ही बहुत ज्यादा पढ़ा तो क्या हो गया सर इसका, तो ये आपका हो गया कि ये हाई डिप्रेशन, वैसे इनको डिप्रेशन आ गया। तो ये हेड 3 मीटर से ज्यादा और डिप्रेशन में यूज होता है, हाई डिप्रेशन, ये बता रखा है। और सर ये जितना ज्यादा पढ़ते हैं उनकी ग्लोरी, जिनको बोलते हैं ना ग्लोरियस बच्चे, जो जीत, ग्लोरी का होता है जीत, ग्लोरी, तो इसलिए इनको मॉर्निंग ग्लोरी और ग्लोरी होल। तो जो आप ग्लोरी अगर आपको याद भी करना है तो आपको पता है ग्लोरी मतलब हेड 3 से ज्यादा पढ़ने वाले बच्चे हैं वही ग्लोरी लेकर आते हैं, वही जीतते हैं, उन्हीं का नाम रोशन होता है, ग्लोरी होती है, तो इसलिए हेड 3 से। डिप्रेशन भी उन्हीं को जीत बोलते हैं ना, कि जीत और डिप्रेशन दोनों एक साथ आते हैं, वही वाली बात है। और ड्रॉप इनलेट है तो सब कुछ करेगा सर, क्या करेगा, स्टेबलाइज भी करेगा हेड को, सर हेड वाटर कंट्रोल भी करेगा, फ्लड वाटर कंट्रोल भी करेगा, फार्म पॉन्ड में भी यूज होगा, रिजर्वायर में भी यूज होगा और बंड में भी यूज होगा। तो पूछा आता है पार्शियली बंड में रिलीज कौन करता है, सिल्ट एक्यूमुलेटर कौन से स्पिलवे में होता है, सब कुछ काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है, ये था, स्टेबलाइज भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। शूट स्पिलवे वही बताया था, एक ऐसा बच्चा जो हेड में यूज होगा, गली हेड में, ये ध्यान रखना, गली हेड को स्टेबलाइज ड्रॉप इनलेट कर रहा है, और गली हेड पे कौन सा यूज होगा, शूट स्पिलवे। और ये स्टीप स्लोप में यूज होता है, हेड 3 से 6 मीटर और 5 से 6 मीटर, एरिया लिमिट इसकी भी 1300 हेक्टेयर है, और पाइपिंग फेलियर कॉमन है। जो बच्चे ने ये टेबल याद कर ली वो सब कुछ कर गया। और टिक तो मैंने इतनी अच्छी बताई है कि तुम मत पूछो। 3 ही बच्चों की कहानी है, जो बच्चा समझ गया, सीधा बच्चा, चालाक बच्चा और ज्यादा पढ़ने वाला बच्चा। सीधा बच्चा स्ट्रेट, हेड 3 मीटर से कम, सीधा बच्चा मोस्ट कॉमन, सीधा बच्चा बेड से उठा, घर में टाइल पे गया नीचे, सीधा बच्चा घर पे उठा, घर पे ही रह रहा तो ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगी। एप्रन में अपलिफ्ट प्रेशर, तो वो लिफ्ट भी आएगा, सीधा बच्चा अपनी लिफ्ट यूज करता है, अपलिफ्ट प्रेशर, थिकनेस ऑफ एप्रन। चालाक बच्चा 3 से 6 मीटर, 5 से 6 मीटर, स्टीप स्लोप, चालाक बच्चा पाइपिंग फेलियर। सबसे ज्यादा पढ़ने वाला बच्चा डिप्रेशन से इसी को होगा, हेड 3 से ज्यादा है, यही ग्लोरी लेकर आएगा, इसको मॉर्निंग ग्लोरी बोलते हैं। सबसे ज्यादा पढ़ने वाला बच्चा और क्या क्या करेगा सर, गली को स्टेबलाइज करेगा, फ्लड कंट्रोल करेगा, हेड वाटर कंट्रोल करेगा, फार्म पॉन्ड में यूज होगा, बंड में यूज होगा, कलवर्ट में यूज होगा, रोड में यूज होगा, हर जगह यूज होगा। सर सबसे ज्यादा पढ़ने वाला बच्चा, इमरजेंसी भी इसी को चाहिए, अगर मुझे ओवर स्टॉपिंग रोकनी है, और एंटी सीप कॉलर भी इसी में लगाने है, अगर मुझे सीपेज रोकना है। कहानी खत्म, जो बच्चे ने कहानी पढ़ ली वो कर देगा मजे से। इतनी बढ़िया कहानी बताई है मैंने, क्या मत पूछो, वरना ये याद नहीं होगा। लगे रहो, ये पूरी कहानी है 3 पेज में, ताकि आपको लिख के दे दिया नोट्स में, रट लो बैठ कर, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं 1 बाय 1 की, हाँ ये तो हो गई रटने वाली, अब किसी को समझना भी है भाई। अब ड्रॉप इनलेट कौन सा है, ज्यादा पढ़ने वाले बच्चे, इनका एक और डायग्राम देख लो, हेड 3 मीटर से ज्यादा है, तो देख लो अब ये डैम बना होता है, ऐसे ऐसे इनलेट आता है, ये आपका पाइप होता है, ये आपका आउटलेट होता है। इस इनलेट पर पानी आता है ना, पानी के रिसाव को रोकने के लिए, पानी कहीं जाए ना, तो ये एंटी सीप कॉलर लगे होते हैं सीपेज को रोकने के लिए, तो एंटी सीप कॉलर टू प्रिवेंट द सीपेज। और यहाँ पे एक इमरजेंस स्पिलवे बनाया होता है, यहाँ पर इमरजेंस स्पिलवे, ये ओवर स्टॉपिंग को रोकने के लिए, है ना। अगर आपका वॉल्यूम, मान लो कि आपका बहुत ज्यादा पानी आ गया, अब आपको एकदम स्पिलवे इमरजेंसी, मतलब ये पानी निकाल के आप किसी और स्पिलवे में डाल दोगे, ताकि ये उलट ना जाए, पलट ना जाए, ओवर स्टॉपिंग ना हो जाए। तो ओवर टॉपिंग को रोकने के लिए हम इमरजेंसी स्पिलवे प्रोवाइड करते हैं। अब अगर आप देखोगे तो ये जो इसकी होती है, इसको आपको स्लोप का फॉर्मूला याद कर सकते हो, kc(v²/2g) डिवाइड बाई 1 माइनस kc(v²/2g) का होल स्क्वायर। अब इसके दो केस होते हैं, अगर स्लोप लेस देन होगी, मतलब या तो ये पाइप फ्लो करता है, ड्रॉप इनलेट, ये ज्यादा पढ़ना नहीं है, मैं बता रहा हूँ, सब छोड़ो, अब इसमें आओ, ड्रॉप इनलेट के कुछ फैक्ट देख लो। हेड वाटर कंट्रोल के लिए हम इसके लिए यूज करते हैं, एंटी सीप कॉलर सीपेज कंट्रोल करने के लिए करता है, मैंने बताया था इसमें सिल्ट एक्यूमुलेशन होता है, हेड वाटर कंट्रोल करता है, फ्लड कंट्रोल करता है, डेप्थ 3 मीटर से ज्यादा है, टो ड्रेन में यूज होगा, तो वही बता रखा है कि गली स्टेबलाइजेशन कर रहा है। आपको अगर आपको अर्थन बंड में पार्शियली रिलीज करना है वाटर को, तब भी हम ड्रॉप इनलेट स्पिलवे यूज करेंगे। तो मैंने बताया था बंड हो, फार्म पॉन्ड हो, रिजर्वायर हो, हर जगह यूज होगा। तो इसमें फ्री बोर्ड प्रोवाइड करते हैं और इमरजेंस स्पिलवे प्रोवाइड करते हैं, किसके लिए, ओवर स्टॉपिंग के लिए। तो इमरजेंस और फ्री बोर्ड दोनों ओवर टॉपिंग को रोक रहे हैं।
हमें बताया था लोअर एंड वाटर डिस्पोजल सिस्टम के लिए, लोअर एंड के लिए भी क्या करते हैं, ड्रॉप इनलेट स्पिलवे को यूज करते हैं। और ड्रॉप इनलेट स्पिलवे जब इसमें सिल्ट एक्यूमुलेशन होता है तो यूज होता है। तो आपको वही सब फैक्टर आपको लिख के दे दिए हैं यहाँ पे सब कुछ कि सिल्ट एक्यूमुलेशन होगा तब यूज करोगे, हेड वाटर कंट्रोल, फ्लड कंट्रोल, सिल्ट एक्यूमुलेशन, डेप्थ 3 मीटर से ज्यादा। अब इसके दो फैक्ट और बचे हैं जो बहुत ही मतलब वो बच्चा कर पाएगा। एक तो ये जब इसमें पाइप स्पिलवे यूज करते हैं ना, पाइप वाला, तो हम इसमें ओरिफिस से डिस्चार्ज निकालते हैं बस। तो पाइप अगर आपका हो रहा हो तो Q इक्वल टू ओरिफिस का फॉर्मूला एरिया इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी कैसे निकलेगी, √2g। ओरिफिस एक छेद होता है, इससे थ्रू पानी आएगा, जितनी हाइट है पानी आएगा वहां से वेलोसिटी निकालते हैं। आपको यार पढ़ना नहीं है, बस ये ध्यान रखो कि ड्रॉप इनलेट स्पिलवे में इसमें दो केस होते हैं, एक पाइप फ्लो एक और फ्लो। तो पाइप स्पिलवे के लिए हम ओरिफिस फॉर्मूला यूज करते हैं, बस इतना पढ़ लो। अब टो और आउटलेट के बीच में 2.5 मीटर से ज्यादा की डिस्टेंस होनी चाहिए, और जो पाइप आउटलेट नीडेड एट द डाउनवर्ड स्लोप मोर देन द 1%। अगर आपकी स्लोप 1% से ज्यादा है तो आपको आउटलेट ज्यादा करना पड़ेगा। तो 1 और 2.5 दो फैक्ट और याद कर सकते हो, पर याद नहीं रहेंगे, इतना तो याद करना इम्पॉसिबल होता है। ड्रॉप इनलेट स्पिलवे का वही रहा कि इनलेट अगर आएगा, आपको पता है कोई भी स्पिलवे, जैसे मान लो कि ये पानी आपका है, ये डैम आपने बनाया था, इनलेट, तो इनलेट का आपका वियर के थ्रू निकालोगे तो वियर के दो फॉर्मूले ये रहे, 2/3 CD √2g LHE और 3/2, या इस पूरे को हटाओ 1.7 लिख दो LHE और 3/2। और 2/3 CD को हम बोलते हैं C। देखो फॉर ओवरफुल स्पिलवे CD की वैल्यू क्या होगी, 0.735 होगी, जिसको हम कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज बोलते हैं। तो सर ये रहा फॉर्मूला, Q इक्वल टू 2/3 CD √2g LHE और 3/2। तो अगर आप बात करो तो ये आपका, अगर इसकी फॉर्मूले को रिप्लेस करोगे तो 1.7 LHE और 3/2 होता है। और CD हमारा होता है कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, और 2/3 CD को हम बोलते हैं C, ये आपका होता है डिस्चार्ज कोएफिशिएंट। क्या होता है, डिस्चार्ज कोएफिशिएंट। CD की वैल्यू आपको याद करनी है, एक और फैक्ट 0.735 होती है ओवरफुल स्पिलवे के लिए। और C आपको याद करना, अगर किसी क्वेश्चन में डिस्चार्ज कोएफिशिएंट दे दिया मान लो 1.2, तो उसका मतलब है कि 2/3 CD गिवन है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसको हम ये ओरिफिस फॉर्मूले से बता रखा है, एरिया इंटू वेलोसिटी इंटू सी। ये आपका अगर पाइप फ्लो है तो हम ओरिफिस फॉर्मूले से निकालेंगे। तो ये ड्रॉप इनलेट का आ गया। अब ड्रॉप स्पिलवे सीधा आता है बच्चा, तो इसका हेड 1 से तो ज्यादा होगा, लेकिन 3 या 4 मीटर से कम। तो 1 से ज्यादा 3, पहले 3 मीटर ही याद करो मैक्सिमम। हर आर से जगह 3 लिखा है, लेकिन प्रिंसिपल एग्रीकल्चर 3 से 4, तो हम दोनों याद करके आएंगे। और हमेशा क्वेश्चन अलग अलग आया, तो हेड कम है तो डिस्चार्ज उल्टा कर दो, इसलिए उसको लो हेड हाई डिस्चार्ज स्पिलवे बोलते हैं। आपको पता है सारे स्पिलवे यू शेप के लिए मैंने बताया था, वी तो विक्ट्री, विक्ट्री तो टेम्पररी होती है, आज किसी की जीता कल किसी और की होगी, तो वी में आपकी टेम्पररी स्ट्रक्चर, ये आपका ये करते हैं। ये गली बेड में सीधा सा बच्चा है, सीधा सा बच्चा करेगा 3 मीटर की हाइट तक जाएगा, लेकिन डिस्चार्ज इसका 3 से ज्यादा होगा। अच्छा हाँ, और इसमें क्या होता है, जैसा आप करोगे, मैंने बताया था, एक तो इसमें एप्रन लगा होता है, जब पानी यहाँ पे गिरेगा तो इसका काम होता है काइनेटिक एनर्जी को डिसिपेट करना, काइनेटिक एनर्जी को डिसिपेट करना। लॉन्गिट्यूडनल सिल लगे होते हैं। अब एप्रन में ना ऐसे सिल लगाएंगे, ये आपने एक वो लगा दी है सीमेंट की, है लॉन्गिट्यूडनल सिल। देखो एप्रन क्या कर रहा है सर, एप्रन ये रहा, एप्रन तो काइनेटिक एनर्जी को डिसिपेट कर रहा है। क्या कर रहा है सर, काइनेटिक एनर्जी को डिसिपेट मतलब अवशोषित कर रहा है। जो पानी गिरेगा उसकी मान लो V 5 मीटर पर सेकंड से पानी गिरा, जो यहाँ से पानी आएगा ना उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, तो उसने काइनेटिक एनर्जी अवशोषित कर ली। अब यहाँ पे एप्रन को जोड़ने के लिए सिल लगे होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल सिल। ये कर रहे हैं एप्रन को स्टेबल कर रहे हैं, कि एप्रन को भी तो स्टेबल रखना है हमें, वो भी तो अपनी जगह पर रहे बांध कर। तो एप्रन को स्टेबल कौन कर रहा है, लॉन्गिट्यूडनल सिल। और यहाँ पे लगे होते हैं एंड सिल, ये होते हैं एंड सिल और ये होते हैं लॉन्गिट्यूडनल सिल। तो लॉन्गिट्यूडनल सिल और एंड सिल की हाइट बराबर होती है। अभी मैं इसकी हर एक कंपोनेंट की वर्किंग बढ़ाऊंगा, जिसको वर्किंग नहीं पढ़नी तो वो 3 फैक्ट बस याद करके चलिए। और एक कट ऑफ वॉल होती है, वो स्ट्रक्चरल, जैसे यहाँ पे कट ऑफ वॉल होती है, जैसे आप ये पढ़ोगे ना ये डायग्राम मैं दिखाया तो कट ऑफ वॉल कहाँ होती है, ये रही कट ऑफ वॉल, ये कट ऑफ वॉल है आपकी। कट ऑफ वॉल क्या करती है, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ को, जो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ मतलब इसको बांध के रखेगी आपस में। जैसे पानी आया तो अब ये हेड वॉल को गिरा सकता है नीचे, तो हेड वॉल को जमीन से जोड़ के कट ऑफ वॉल कर रही है। तो ये स्लाइडिंग के अगेंस्ट, मतलब स्लाइडिंग फेलियर ना हो, तो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही है अगेंस्ट स्लाइडिंग। तो पूछा जाता है कट ऑफ वॉल, कट ऑफ वॉल क्या कर रही है सर, स्लाइड। आपको ध्यान रखना है स्लाइड वर्ड, तो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ दे रही है किसके थ्रू, स्लाइड के अगेंस्ट। तो यही पता होना चाहिए। और इसमें फ्लर ब्लॉक्स लगे होते हैं, ऐसे करके ना, तो आप एप्रन लगाओगे तो यहाँ पे फ्लर में ब्लॉक लगे होते हैं, ब्लॉक। तो ये 50 से 60% एरिया ऑक्यूपाई करते हैं, मतलब कुछ खाली स्थान छोड़ दोगे, कहीं फ्लोर ब्लॉक लगाओगे तो 50 से 60% जो होते हैं स्टीलिंग बेसिन में आते हैं। आपको पता है हर स्पिलवे का इनलेट और आउटलेट होता है। इनलेट में हमेशा वियर डिस्चार्ज से निकालते हैं, आउटलेट में 2 चीजें होती है, एक तो हाइड्रोलिक जंप होती है और डिसिपेट करता है काइनेटिक एनर्जी को, तो वो ये बता रखा है। ठीक है, तो ये आप ड्रॉप स्पिलवे का डायग्राम, अब इसकी वर्किंग पढ़ते हैं पूरी। तो करा
इसका डायग्राम देखोगे तो इस तरीके से कुछ होता है। ये आपका वियर है, ऐसे करके इसके थ्रू आपका वाटर आएगा। यहाँ पे आपकी ये जो आपकी फर्स्ट आपका होता है, ये आपकी होती है हेड वॉल। ये क्या है आपका हेड वॉल, वाटर आपका इसके ऊपर गिरता है ऐसे। इस हेड वॉल के इधर आपके दिए होते हैं हेड वॉल एक्सटेंशन, ये आपके होते हैं दैट इज HW हेड वॉल, ये आपके हेड वॉल एक्सटेंशन है। बहुत आसान है ये चीजें, बहुत ही आसान। एक बार आप डायग्राम देख लो, ये आपके हेड वॉल एक्सटेंशन हो गए। फिर अगर मैं आगे बढ़ाऊं, ये आपकी होती है साइड वॉल्स, दैट इज योर साइड वॉल SW। ये क्या हो गया सर, ये साइड वॉल हो गई, ये ऐसे करिए। इसके फिर यहां पर आपकी लगी होती है विंग वॉल, क्या लगी होती है, विंग वॉल, दैट इज योर विंग वॉल। ये आपकी विंग वॉल हो गई। आपका जो है पानी जो है इसके ऊपर से नीचे आ रहा है, यहां पे आपका लगा होता है एप्रन, ये आपका एप्रन है जिसको ये बोला जाता है एप्रन, इट इज योर एप्रन। एप्रन के पैरेलल में, अगर साइड के पैरेलल में आपके दो सिल लगे होते हैं, ये आपके होते हैं लॉन्गिट्यूडनल सिल, इट इज योर लॉन्गिट्यूडनल सिल बोथ। यहां पे आपका फिर एक सिल लगा होता है ऐसे करके, ये आपका होता है एंड सिल या फिर ट्रेवर्स सिल भी बोलते हैं इसको। इस स्ट्रक्चर के नीचे आपकी होती है टो वॉल, मतलब इसके पूरे नीचे अगर मैं देखो तो ये वाली आपकी अगर ऐसे होगी फ्रंट व्यू में तो टो वॉल आएगी ऐसे ही। और हेड वॉल एक्सटेंशन के नीचे आपकी होती है कट ऑफ वॉल, क्या होती है, कट ऑफ। तो ये आपके सारे डायग्राम हो गए। तो आपको डायग्राम क्लियर हो गया, बहुत ही आसान है। मतलब देखो ये आपकी हेड वॉल है, जैसे आपको पहले दिखाई देगी, दैट इज योर हेड वॉल। आपके इस साइड हेड वॉल एक्सटेंशन हो गए। अब देखो हेड वॉल क्या करती है, आपका डिस्चार्ज ये आया तो ये पहला ऐसी फ्रंट वॉल है, देखो ये आपका फ्रंट एंड होता है, दैट इज योर फ्रंट एंड, जो फ्रंट है आपका। और ये जैसे आप ये बढ़ोगे, ये एप्रन आ गया, फिर यहाँ पे वाटर गिरता है ऊपर से, राइट, ये आपका एप्रन होता है। एप्रन का लास्ट हिस्सा आपका रियर एंड कहलाता है, क्या होता है, ये रियर एंड। तो ये फ्रंट एंड है हेड वॉल, और जहां पे टो वॉल आ रही है वो आपका रियर एंड हो गया। ये विंग वॉल जहां पे आ रही है, ये आपकी विंग वॉल होती है 45 डिग्री पर होती है, ये आपकी विंग वॉल है ये वाली। ये आपका क्या है, कट ऑफ जो इसके नीचे लगा हुआ है, ये एप्रन है आपका, दिस इज योर एप्रन। यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल सिल लगे हुए, यहाँ पे ट्रांसवर्स सिल लगे हैं, एप्रन आपका ऐसे होता है ना। तो अब क्या होता है, वाटर यहाँ पे गिरता है, तो हेड वॉल क्या करिए, हेड वॉल के पीछे आपका वाटर जो है स्टोर होता है, तो इट्स जस्ट इंस्टॉल ऑन द फ्रंट एंड। ये आपका फ्रंट एंड है और ये आपका रियर एंड है। तो ये फ्रंट एंड इंस्टॉल होती है और आपके प्रोवाइडेड विद द वियर। हेड वॉल एक्सटेंशन क्या लगे होते हैं, देखो वाटर आपका पीछे से आपको धक्का मार रहा है, तो हो सकता है स्ट्रक्चर खिसक जाए, तो प्रोवाइड स्टेबिलिटी, देखो वाटर इसको बांध के रखेगा, इट विल क्या करेगा, होल्ड करके रखेगा। तो हेड वॉल एक्सटेंशन प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देते हैं एंड एक्सटेंशन पोर्शन ऑफ द हेड वॉल। इसका एक्सटेंशन ही है हेड वॉल को, अगर देखोगे तो ये आपका हेड वॉल एक्सटेंशन है, दो इसको बांध के रख रहे हैं पूरे स्ट्रक्चर को। फिर आपका आता है साइड वॉल, ये रही आपकी साइड वॉल। अगर आप साइड वॉल देखोगे तो क्या रही सर, ये रही, ये आपकी साइड वॉल है। बहुत आसान है, इसमें कुछ है थोड़ा ना ऐसा। ये आपकी साइड वॉल है दो। साइड वॉल क्या होती है, साइड्स में, टू प्रिवेंट द स्प्रेडिंग। वो तो आपका वाटर अगर आया तो इन दोनों के कन्फाइंड में रहे, ऐसा ना हो कि आपका बाहर निकल जाए। तो इनको कन्फाइन करने के लिए, वाटर को स्प्रेडिंग को रोकने के लिए हम जो है साइड वॉल प्रोवाइड करते हैं। विंग वॉल इट्स जस्ट 45 डिग्री होती है, इसके हद से पहली बात तो ये 45 डिग्री है फ्रॉम वर्टिकल। वर्टिकल से क्या होती है 45 डिग्री होती है। और टू प्रिवेंट द बैक फ्लो, अब ये विंग वॉल क्या करती है, वाटर आपका है, ये आपको गाइड करेंगे, तो बैक फ्लो को प्रिवेंट करती है। एप्रन, देखो एप्रन क्या कर रहा है, आपका वाटर यहाँ पे गिरेगा, इस जो वाटर गिरता है तो इट्स हैविंग द वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी, सो फॉर दिस वी प्रोवाइड द एप्रन। एप्रन क्या करता है, इस काइनेटिक एनर्जी को डिसिपेट करेगा। डिसिपेट मतलब अपने में ही इसको वो कर लेगा, लाइक इसका जो वेलोसिटी का इंपैक्ट है उसे कम कर देगा। वो पहले यहाँ पे गिर रहा है, डायरेक्ट जमीन पे नहीं गिर रहा। सो वी आर डिसिपेटिंग द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक, ये आपको दिख रहा है, ये आपका एप्रन है, ये आपका वाटर यहाँ पे बहुत हाई वेलोसिटी में गिरा सपोज करो, तो यहाँ पे गिरेगा, फिर यहाँ से ज्यादा डिसिपेट होगा, इट विल रिड्यूस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लोइंग वाटर अप टू दिस फ्रॉम दिस। यदि वाटर मूव करेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो कम हो जाएगी। तो ये एप्रन का काम होता है। इस एप्रन के ऊपर ना कुछ ऊंचाई पर ये ऐसे ये लगे होते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्टिल, इनकी थोड़ी ऊंचाई होती है, तो उसका 10 सेंटीमीटर इनका एलिवेशन जो होता है जनरली लॉन्गिट्यूडनल स्टिल का 5 से 10 सेंटीमीटर होता है। इससे और ऊंचाई पे यहाँ पे ट्रांसफर स्टिल लगे होते हैं। ट्रांसफर लॉन्गिट्यूडनल स्टिल क्यों लगे होते हैं, ताकि स्टेबल करें इसको एप्रन को, क्योंकि जो आपका वाटर गिर रहा है पहले लॉन्गिट्यूडनल स्टिल पे गिरे फिर आपका एप्रन पे गिरे, तो इससे भी थोड़ा और ऊपर लगे होते हैं, 2 स्टिल लगे होते हैं ऐसे लॉन्गिट्यूडनल स्टिल, तो टू मेक द एप्रन स्टेबल। एंड लॉन्गिट्यूडनल स्टिल जो ये आपके लॉन्गिट्यूडनल है, इट इज पैरेलल टू द साइड वॉल, ये आपके साइड वॉल है, राइट, ये आपके, क्योंकि ये यहाँ पे विंग वॉल आएगी ये। तो ये लॉन्गिट्यूडनल स्टिल क्या होते हैं, पैरेलल टू द साइड वॉल, 5 से 10 सेंटीमीटर हाइट होती है, एंड द मेन फंक्शन इज टू एप्रन द स्टेबल। देखो एप्रन तो काइनेटिक एनर्जी डिसिपेट कर रहा है, और एप्रन को कौन स्टेबल बना रहा है, लॉन्गिट्यूडनल स्टिल। यहाँ पे आपके एंड स्टिल लगे होते हैं, एंड स्टिल। एंड स्टिल बेसिकली क्या करते हैं, इस रियर एंड में लगे होते हैं, इनकी हाइट जो होती है 10 से 20 सेंटीमीटर, मतलब लॉन्गिट्यूडनल स्टिल से ना ज्यादा हाइट पे लगे होते हैं, एप्रन में ही लगे होते हैं।
इट्स ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द वाटर। आपका वाटर आएगा यहाँ पर, देखो अब एंड सिल क्या कर रहे हैं, ये आपका एंड सिल है, ये थोड़ी हाइट पर हुआ है, ये एप्रन की थोड़ा वो हाइट पर है, तो वाटर आपका एप्रन पे गिरा, वाटर आपका यहाँ से मूव करेगा तो ऑब्स्ट्रक्शन करेगा वाटर में, इसके ऊपर से फिर वाटर गिरेगा ऐसे, तो ये आपका ये हो जाता है। टो वॉल क्या होती है, इसके नीचे स्ट्रक्चर के नीचे टो वॉल करते हैं, तो टो वॉल इज प्रोवाइड एट द बॉटम ऑफ द स्ट्रक्चर टू प्रिवेंट द स्लीपेज, आपका स्लीपेज ना हो, क्या ना हो, स्लीपेज ना हो। एक आपकी होती है कट ऑफ वॉल, कट ऑफ वॉल क्या करती है, की तरह काम करती है, इट प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल, जितने फेलियर्स होते हैं ना कट ऑफ वॉल, कट ऑफ वॉल सबसे मेन होती है, इट प्रिवेंट ऑल द फेलियर्स, क्योंकि ये बिल्कुल बांध के रखती है इसे, तो पाइपिंग पे स्लाइड हो जाता है, कभी वो ऐसे स्लाइड हो रहा होता है तो स्लाइडिंग वो बताती है, पाइपिंग बताती है, हम पढ़ेंगे सारे फेलियर आज, तो ये आप करा, तो आपको डायग्राम बनाने में बहुत आसानी होती है। ठीक है, हम देखो शूट स्पिलवे पढ़ते हैं। शूट स्पिलवे बताया था चलाक बच्चा जिसका हेड 3 से 6 या 5 से 6 मीटर रहेगा, जो चलाक बच्चा है स्टीप स्लोप पे यूज होगा, चलाक बच्चा है इसलिए पाइपिंग फेलियर होता है। पाइपिंग फेलियर क्या होता है, पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। पाइपिंग फेलियर का मतलब होता है, मान लो कोई स्ट्रक्चर बनाया, पानी नीचे से आके, जमीन से नीचे से आकर उस सीपेज के थ्रू पूरे पानी फाउंडेशन को उखाड़ दे जमीन से। मान लो आपने कोई ये जमीन है, यहाँ पे आपने स्ट्रक्चर खड़ा करा, ये पानी ये जमीन से आकर लीस्ट रेजिस्टेंस को फॉलो करके, लीस्ट रेजिस्टेंस मतलब जहां पे पानी नीचे से आके जहां पे तो रेजिस्टेंस कम मिल रहा है वो पूरी मिट्टी को उखाड़ फेंके, उसी को पाइपिंग फेलियर बोलते हैं। फाउंडेशन ही उखाड़ देता है, तो पाथ ऑफ द लीस्ट रेजिस्टेंस, रिमूवल ऑफ द मटेरियल ऑफ द फाउंडेशन बाय द सीपेज। सीपेज छोड़ के साथ यही आपका पाइपिंग फेलियर होता है। ठीक है, तो आपका ये इनलेट होता है, ये कंड्यूट होता है, 5 छठ होते हैं। कंड्यूट आपका मोस्ट इंपोर्टेंट कंड्यूट कौन सा होता है शूट स्पिलवे में, ओपन चैनल या फिर रेक्टेंगुलर ओपन कंड्यूट, मतलब ओपन चैनल याद कर लो। ये कौन से फ्लो के लिए होता है, जैसा आपने अभी पढ़ा था। अगर मैं फ्लो की बात करूं, ड्रॉप स्पिलवे में सर हेड 3 से कम था, लेकिन डिस्चार्ज 3 से आ रहा, तो हाई डिस्चार्ज के लिए था। अगर हम इनलेट स्पिलवे की बात करें तो ये लो टू मीडियम फ्लो के लिए यूज होता है, लो टू मीडियम, हेड तो 3 से ज्यादा है ही। अगर मैं शूट स्पिलवे की बात करूं तो ये कौन से फ्लो के लिए यूज होता है सर, ये सुपर क्रिटिकल फ्लो के लिए यूज होता है, ये भी याद रखना है हमें। किसके लिए, सुपर क्रिटिकल, क्योंकि चलाक बच्चा है, क्या आपका सुपर क्रिटिकल फ्लो के लिए। आउटलेट की बात करोगे तो आउटलेट आपको पता है हाइड्रोलिक जंप होती है। अब लाइन ऑफ क्रीप क्या होती है, बहुत बच्चे बोलते हैं सर ये आपने मान लो कि ये आपका है स्ट्रक्चर और यहां से मिट्टी को खाड़ रहा हो, ये आपकी सोइल के ऊपर आपने बनाया था, तो जो सोइल की आखिरी लेयर, स्ट्रक्चर की लेयर जो मिल रही है इसको लाइन ऑफ क्रीप बोलते हैं। द लाइन जॉइनिंग द स्ट्रक्चर एंड द सोइल इज अ लाइन ऑफ क्रीप। क्रीप, लाइन ऑफ क्रीप किसमें होती है, पाइपिंग फेलियर में। हम फेलियर पढ़ेंगे तो हम डिस्कस कर लेंगे इसको। ठीक है, तो ये सब आपकी चीजें रही। शूट स्पिलवे के 2-3 फैक्ट। पहली बात, आपको शूट स्पिलवे में 2 चीज याद कर लो, 120/7 शूट स्पिलवे टेस्ट जो है। अब देखो इसमें 2 फॉर्मूले होते हैं कि अगर फ्लोट नंबर 1.7 से 5.5 के बीच में है तो आपको ये डेप्थ का फॉर्मूला याद करके आना चाहिए। एक बार ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा गया था, तो याद करना बड़ा मुश्किल है। आपको ये ध्यान रखो 1.1 माइनस फ्लोट नंबर बाई 120, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ के भी आ सकते हो, तो 120 याद कर लो बस। यहाँ पर ये 120 होता है, 1.1 और 120 इसको मिला लेना ऐसे करके। और दूसरा फॉर्मूला ये कि एंड सिल की जो हाइट है, देखो मान लो हाइड्रोलिक जंप आपने कराई, ऐसा आपने इस स्पिलवे बनाया ना, ये देखो याद ही करना है, ये आपने हाइड्रोलिक जंप कराई, D1 पहले हाइड्रोलिक हाइट थी, जैसे जंप कराई D2 हाइट हो गई, तो एंड सिल की हाइट जो होती है 0.07 D2 होती है, तो ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। हाइट ऑफ एंड सिल कितना होता है 0.0723, इसलिए मैंने याद करा 2 चीज याद कर लो, 120 और 7, तो जहां भी 7 दिखे 120 दिखे वो शूट स्पिलवे के आंसर हो जाएंगे 120/7, ज्यादा नहीं पढ़ना। ठीक है, अब फेलियर देखो, हम सारे फेलियर पढ़ेंगे अभी। मैं अभी ना इस फेलियर की समरी है, अगर मान लो किसी को फेलियर डीप में नहीं पढ़ने, क्या करना है सर, फेलियर डीप में नहीं पढ़ने, मुझे बस इतने पढ़ने की मेरा न्यूमेरिकल, मेरे को बस रट्टा मार के ऑब्जेक्टिव एग्जाम क्लियर कर दो। सबसे मेन आपका होता है टेंशन फेलियर। टेंशन फेलियर क्या होता है, मान लो ये कोई स्ट्रक्चर है, इसमें आपको पता है एक फोर्स, अब देखो नीचे से क्या कर रहा है, एक फोर्स काम कर रही होगी, तो जो भी इसमें वर्टिकल फोर्स काम कर रही है ना, अगर मैं इसका सेंट्रोइड देखो, सेंट्रोइड तो वो इसके मिडल के 1/3 ऑफ बेस के अंदर होनी चाहिए। मतलब जो रिजल्टेंट फोर्स है, अगर मैं उसकी डिस्टेंस देखूं तो वो क्या होना चाहिए, रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स शुड बी लाई मिड-3rd ऑफ द बेस। इस बेस की लेंथ अगर b है तो इसके 1/3 बेस पे काम करनी चाहिए। अगर मैं इससे फॉर्मूला निकालता हूं तो बस ये ध्यान रखो, 2 चीजें सर, टेंशन रूल 2 चीजें बताती है। एक तो मिडिल थर्ड रूल, मिडिल थर्ड रूल 10 तरह पूछा जाता है, कौन से के लिए काम करता है, तो ध्यान रखो सिर्फ टेंशन के लिए, ना ओवरस्टॉपिंग ना किसी और फोर्स। तो ओवरस्टॉपिंग के लिए नहीं करता, कॉन्टैक्ट के लिए नहीं करता, प्रेशर के लिए नहीं करता, सिर्फ किसी लिए करता, टेंशन के लिए। और क्या होता है, इसेंट्रिसिटी जो है, जो आपकी बेस विड्थ होगी या बेस लेंथ होगी b/6 से कम होनी चाहिए, या रिजल्टेंट जो फोर्स लगेगा वो 1/3 ऑफ बेस के में होना चाहिए। अगर मैं बेस का 1/3 लूं तो रिजल्टेंट फोर्स जो है विद इन रेंज होना चाहिए। तो मिडिल थर्ड रूल किसके लिए यूज होता है सर, मिडिल थर्ड रूल सर टेंशन के लिए।
बोलता क्या है, तो जो एसेंट्रिसिटी होगी वो डैम की विड्थ की b/6 के इक्वल है, और रिजल्टेंट जो है बेस के 1/3 के अंदर है, ये रिजल्टेंट विद इन लिमिट है। तो जब भी आपको टेंशन मिल जाए और रिजल्टेंट वर्ड मिल जाए तो समझ लो मिडिल थर्ड रूल लग रहा है। बहुत बार पूछा गया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। तो मिडिल थर्ड रूल, रिजल्टेंट वर्ड याद कर लो और टेंशन वर्ड याद कर लो, और ई लेस देन b/6। ओवरटर्निंग आपको बताया कोई स्ट्रक्चर है, अगर देखो, अब देखो ऐसे करके ना, देखो ये आपको ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पे कौन कौन सी फोर्स काम कर रही है ध्यान से सुनना। एक तो हॉरिजेंटल फोर्स, एक वर्टिकल फोर्स, ठीक है, एक अपलिफ्ट फोर्स। ये इस हॉरिजेंटल फोर्स से करना आता है स्लाइडिंग, और इस अपलिफ्ट फोर्स से करना आता है ओवरटर्निंग। ओवरटर्निंग का मतलब इसको ओवरटर्न कर रहा है, पलट रहा है, नीचे वाली फोर्स है इसको ओवरटर्न कर देगी। स्लाइड में धक्का, तो स्लाइडिंग फोर्स जो होता है हॉरिजेंटल फोर्स के कारण होता है। तो अगर मैं टेबल बनाऊं, सर स्लाइडिंग फेलियर हॉरिजेंटल फोर्स के कारण, ओवरटर्निंग फेलियर अपलिफ्ट फोर्स के कारण, टेंशन फेलियर आपका रिजल्टेंट फोर्स या मिडिल थर्ड रूल के कारण। और क्या फैक्ट याद करने हैं, स्लाइडिंग मैंने बताया था 12 बजे ओवरटर्न 15 बजे स्लाइड, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी ओवरटर्न का 1.2 से ज्यादा, क्योंकि टर्निंग 12 बजे होगी, स्लाइडिंग का 1.5 से ज्यादा। तो अगर आपने इतने फैक्ट याद कर लिए कि ओवरटर्निंग किसके लिए आपका कर रहा है, एक तो 1.2 से ज्यादा 12 बजे, स्लाइडिंग का 1.5 से ज्यादा, इसको भी ब्रेक करोगे तो कॉन्क्रीट का ये, इसका ये। लास्ट होता है पाइपिंग फेलियर, की जमीन से आपकी फाउंडेशन ही उतार दूं, फाउंडेशन ही उतार दूं, अब आपका पाइपिंग फेलियर कहलाता है। पाइपिंग फेलियर में आपको 3 चीज याद रखनी है। पाइपिंग फेलियर क्या होता है सर, एक तो इसमें क्रीप थ्योरी लगती है, क्रीप थ्योरी। मान लो कोई भी मटेरियल है, कोई भी स्ट्रक्चर है, ऐसे करके ना स्ट्रक्चर है, स्पिलवे बनाया हमने ऐसे करके, तो इसमें मेन होता है, एक तो ये मान लो कि इसके ऊपर हेड लगा होगा ये, तो एक होता है कि इसकी पाइपिंग थ्योरी में क्या आता है, क्रीप फेलियर आता है। पाइपिंग थ्योरी का मतलब क्या है, पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, कि जमीन के नीचे आपका ये पानी आएगा सीपेज के थ्रू, ठीक है ना, वो इसमें एंटर करेगा और मिट्टी को भी फाड़ देगा, तो पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस को फॉलो करता है और अर्थ फाउंडेशन को ही हिला देता है, ये आपका पाइपिंग फेलियर कहलाता है। ये किसमें होता है, शूट स्पिलवे में होता है। इसमें कौन सी थ्योरी काम करती है, क्रीप थ्योरी काम करती है। अब इसमें आपका, इसमें हम निकालते हैं आपकी रेशियो निकालते हैं, क्रीप रेशियो, वो आपका होता है वेटेज क्रीप डिस्टेंस डिवाइड बाई जितना मुझे हेड चाहिए, ये। तो वेटेड क्रीप डिस्टेंस क्या होती है, अगर आप देखोगे तो मैं वेटेड क्रीप डिस्टेंस का ये एक्सप्लेन कर देता हूं, देखो ये रहा, बस अगर आपको नहीं पढ़ना होगा मैं इसका एक्सप्लेन करूंगा पूरा। ये रहा हमारा, एक मिनट, कहाँ गया पाइपिंग फेलियर, कहाँ गया, ओवरटर्निंग, अच्छा पाइपिंग का रह गया, ठीक है। तो आप ये ऐसे याद करो, जैसे मान लो कि ये आपको भी स्ट्रक्चर है, ये अगर मैं सभी हॉरिजेंटल फोर्स को देखूं, मान ले ये LH है, इसकी लंबाई, ये हॉरिजेंटल लंबाई है, वर्टिकल की लंबाई LV1 है, ये LV2 है, जितने वर्टिकल फेस हैं जो पानी से टच हो रहे हैं उनकी लंबाई जोड़ दो, और जितने हॉरिजेंटल टच हो रहे हैं उनकी लंबाई जोड़ दो। तो क्रीपिंग, जो क्रीप आपका रेशियो होता है वो आपका होता है वेटेड क्रीप डिस्टेंस, वेटेड क्रीप डिस्टेंस डिवाइड बाई हेड। वेटेड क्रीप डिस्टेंस कैसे निकालते हो, आप वर्टिकल का सम करो प्लस हॉरिजेंटल का जो सम करे हो तो 3 से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाई हेड। तो अगर आपको याद करना है तो बहुत आसान है सर, वर्टिकल का तो पूरा आएगा सम, वर्टिकल डिस्टेंस का, जो हॉरिजेंटल का डिस्टेंस है उसको बाई 3 करो और डिवाइड बाई h हेड कर दो, तो ये आपका होता है वेटेड क्रीप रेशियो, पूछा जाता है बहुत बार। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, अगर आप ये करोगे तो 3 सिग्मा LV प्लस सिग्मा LH डिवाइड बाई 3h। तो आप ऐसे याद करके जाओ कि वेटेज तो पूरा लेना है, हॉरिजेंटल का 1/3 लेना है, मतलब आपको पता है जो वर्टिकल होता है वो तो पूरा डालेगा, हॉरिजेंटल 1/3 डालेगा डिवाइड बाई h। ऐसे ही फॉर्मूला याद करके आना, वहां पे आप इतना तो एलसीएम लेके इतना सॉल्व कर लेना वहां पे आगे, तो ये आपका इसमें हो जाएगा। अगर मैं लास्ट में फेलियर में बात करूं, जो आपको टेबल याद करके आनी है, ये रही वो टेबल। टेंशन, पहली बार टेंशन रूल, मिडिल थर्ड रूल क्या करता है, सिर्फ टेंशन या रिजल्टेंट फोर्स को चेक करता है, क्या बोलता है, E लेस देन B/6। दूसरा हॉरिजेंटल फोर्स, आपको पता है ये अगर हॉरिजेंटल फोर्स होगी तो स्लाइड को करेगी, स्लाइडिंग का फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.2 से ज्यादा। क्रीप थ्योरी पाइपिंग फेलियर में यूज होती है, क्रीप डिस्टेंस ये रहा, पाइपिंग फेलियर लीस्ट रेजिस्टेंस का, शूट स्पिलवे में होता है। और ओवरटर्निंग आपका, आपको पता है ये ओवरटर्निंग अपलिफ्ट प्रेशर के कारण होगा, तो ये आपका, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी ओवरटर्निंग का 1.2 से ज्यादा। बस आपको इतना याद कर लिया, आपका काम हो गया, बस इतना ही पढ़ना है, बाकी मैं इस फेलियर को एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। डायग्राम में स्ट्रक्चरल डिजाइन, देखो स्ट्रक्चरल डिजाइन जो पढ़ रहे हो ना तो बहुत कंफ्यूजिंग रहेगा। स्ट्रक्चरल डिजाइन तो है आसान, देखो क्या हो रहा था सर, ये आपका वियर था, ये वियर है, इसके नीचे आपका सर हेड वॉल है, और यहाँ पे आपका हेड वॉल एक्सटेंशन है, ये आपका हेड वॉल एक्सटेंशन है, ऐसे करके ये हेड वॉल है, राइट। यहाँ पे आपका एप्रन होता है ये,
अब देखो क्या क्या इसमें फोर्सेस काम कर रही है। अगर मैं ये एप्रन लूं, ये आपकी अपस्ट्रीम साइड होती है, आपकी डाउन स्ट्रीम होती है, तो ये आपका एप्रन है कुछ ऐसे, राइट, ये आपका एप्रन है। अब इसमें बेसिकली क्या क्या होता है, एक तो इसमें इसका वेट जो है डाउनवर्ड काम कर रहा होता है, इसको वर्टिकल फोर्स बोलते हैं। द वर्टिकल फोर्सेस विल बी एक्टिंग एज अ डाउनवर्ड इन डायरेक्शन। एक इसमें हॉरिजेंटल फोर्स काम कर रही होती है, जो हम ऐसे दिखा रहे हैं, तो हॉरिजेंटल फोर्स कुछ कोई लग रही होंगी इसमें, ये एक इसमें लग रहा होता है यहाँ पे ना, इसका वाटर इसके अंदर होता है, ये वाटर। तो वाटर व्हाट द हैपन इट इज, द वाटर विल एक्सर्ट अ अपलिफ्ट प्रेशर, वाटर जो है इसको अपलिफ्ट प्रेशर लगाता है, ये दैट इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, दैट इज नोन एज अ अपलिफ्ट प्रेशर। जब तक आप सारी फोर्स नहीं दिखाओगे ना, चीजें क्लियर नहीं होंगी। अपलिफ्ट प्रेशर जो है आप ये करते हैं, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है ध्यान से देखना। देखो हम एक एक बाई केस डिस्कस करेंगे, पहले थोड़ा डिस्कस कर लूं। तो इसमें क्या हो रहा था, एक तो हॉरिजेंटल फोर्स लगती है, हॉरिजेंटल फोर्स क्या करती है, इसको स्लाइडिंग की प्रॉब्लम करती है, स्लाइड करती है इसको। मतलब जब हम स्लाइडिंग मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो आपको हॉरिजेंटल फोर्स, देखो हॉरिजेंटल फोर्स को स्लाइड कर रही है, ये ऐसे करके ना स्लाइड कर रही है, ऐसे करके, ठीक है। वर्टिकल फोर्स डाउनवर्ड कर रही है, वर्टिकल फोर्स डाउनवर्ड लग रही है। अगर मुझे वर्टिकल फोर्स पता है ऐसे, अगर आपको पता हो, आपको कोई भी ऐसे आपका वेट होता है ना, जैसे 2 kg का आपका ब्लॉक रखते थे, ये आपको पता है, और इस सरफेस का मुझे फ्रिक्शन कोएफिशिएंट पता है 0.2 है, तो आपको पता है लेटरल फोर्स कितनी लगती थी, म्यू डब्ल्यू, राइट, यही तो आपको होता था। तो अगर वर्टिकल फोर्स नीचे लग रही है, तो ये कितनी, इसको अपोज कितना कर रहा होगा, जो फ्रिक्शन फोर्स होगी, भाई स्लाइड बोल रहा है, ये हिल जाए यहां से, द फ्रिक्शन फोर्स विल बी अपोजिंग दिस हॉरिजेंटल फोर्स। तो इसको अपोज कितना कर रहा होगा, अगर इस सरफेस का कोएफिशिएंट फ्रिक्शन एफ है, और यहाँ पे वी वर्टिकल, लेटरल फोर्स कितनी हो जाएगी, एफ इंटू वी। लेटरल फोर्स आपको पता है ना, ये कोएफिशिएंट फ्रिक्शन आपका क्या होता है, दिस लेटरल डिवाइड बाय द वर्टिकल, राइट। तो लेटरल फोर्स आपकी आती है दिस इंटू दिस, बहुत आसान है। अगर आपकी एफ वर्टिकल लग रही है, तो इस डायरेक्शन में कितनी लगेगी, सॉरी वी वर्टिकल फोर्स लग रही है, इस सरफेस का कोएफिशिएंट फ्रिक्शन एफ है, तो इस डायरेक्शन में फोर्स कितनी लगेगी, एफ वी। बहुत आसान है ये तो, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। तो सर हॉरिजेंटल इस साइड पुश कर रही है, और इसको जो फ्रिक्शन फोर्स है वो इसको अगेंस्ट करेगी, और जो ये फाउंडेशन जो बनी है, जो सोइल का बना है, उसका जो कोहेजन है आपस के पीछे पार्टिकल है, वो भी इसको अगेंस्ट करेगा। तो जब हम स्लाइडिंग एनालिसिस करेंगे, तो आपको माइंड में रखना है हॉरिजेंटल और फ्रिक्शनल, और जो कोहेजन है वो उसको अपोज कर रहा होगा। तो पहला आपका स्लाइडिंग हो गया। दूसरा आपका होता है ओवर टर्निंग। अब ओवर टर्निंग क्या होता है, देखो यहाँ पे वर्टिकल फोर्स लग रही है, फिर से हम देखते हैं क्या हो रहा है। सर ये रहा आपका डायग्राम, यहाँ पे कौन कौन सी फोर्स लगती है, तो एक तो हॉरिजेंटल फोर्स लग रही है, ये वर्टिकल फोर्स लग रही है, और एक ऐसा अपलिफ्ट प्रेशर लग रहा है। तो पहले हमने देखा स्लाइडिंग वाला केस। स्लाइडिंग में क्या क्या हो सकता है, सर एक हॉरिजेंटल फोर्स है, इस वर्टिकल के कारण आपकी फ्रिक्शन फोर्स आएगी, और कोहेजन, मतलब ये दोनों फोर्स जो है आपस में टकराएंगी, दिस वर्सेस दिस, मैच होगा इनका, मैच 1 मैच 2। दूसरा अब आपका पढ़ते हैं हम, आपका ओवर टर्निंग का फेलियर। ओवर टर्निंग में देखो क्या होता है, ये वाली जो आपकी फोर्स है ना, ये बोलती है भाई ऐसे घूम इसको, क्योंकि ये इसको ऊपर उठाती है, ये इसको नीचे करती है, तो ये इसको क्या करती है, टर्निंग करती है इसको। दिस अपलिफ्ट प्रेशर जो है, अपलिफ्ट प्रेशर कैसे जनरेट होता है, इसके नीचे आपका वाटर और सोइल है, तो सीपेज आपका वाटर हो रहा है, ये आपको फोर्स लगा रहा है यहाँ पे। तो ड्यू टू द फोर्स ऑफ द वाटर, ड्यू टू द प्रेशर ऑफ द वाटर, वी आर हैविंग द अपलिफ्ट फोर्स। इस वर्टिकल प्रेशर के कारण हमारे कॉन्टैक्ट प्रेशर डेवलप होता है। कॉन्टैक्ट प्रेशर का मतलब क्या है, it will be developing on the between these two particles, so from the vertical force we are having the contact pressure, ठीक है। वो आपका होता है, देखो फोर्स प्रेशर क्या होगा, टोटल फोर्स डिवाइड बाय एरिया, ब्रैकेट में कुछ आता है जो हम पढ़ेंगे अभी, 1 ± 6 E by D, ये हम पढ़ेंगे ऐसा क्यों हो रहा है, we will discuss it, but it is a pressure, it is a contact pressure which is happening due to the vertical force। मतलब एक तो वर्टिकल फोर्स के कारण प्रेशर आ रहा है। तो ओवर टर्निंग में क्या होता है, एक तो आपको पीसी लिखना, कि पीसी आपका ये हेल्प करता है, यहाँ पे अब दो मूवमेंट जनरेट हो रहे हैं। सपोज करो मैं इस एक्सिस पर मूवमेंट ले रहा हूं, यहाँ पर आपका वर्टिकल फोर्सेस बोल रही है भाई ये स्टेबल रहे, नीचे रहे। ओवर टर्निंग मूवमेंट बोल रही है कि ट्रैक्टर पूरा पलट गया है। तो एक होता आपको होता है रीस्टोरिंग मूवमेंट, एक आपको होता है टर्निंग मूवमेंट। इन दोनों का रेशियो मेरा होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी ओवर टर्निंग का, कि रिस्टोर मूवमेंट, देखो जो मूवमेंट है ना अच्छा कर रहा है वो हमेशा ऊपर आता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी में, क्योंकि फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमें इंक्रीज करनी है। द फैक्टर ऑफ सेफ्टी जितना अच्छा होगा उतना हमारा सेफ है। तो व्हाट इज वी आर डूइंग, दिस वर्टिकल फोर्स इज जनरेटिंग अ रिस्टोर मूवमेंट, एंड दिस अपलिफ्ट प्रेशर इज जनरेटिंग अ टर्निंग मूवमेंट। इन दोनों का रेशियो आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी ओवर टर्निंग का होता है, जो आपका 1.2 से ज्यादा होना चाहिए। तो ये ओवर टर्निंग हो गया। तो ओवर टर्निंग में कौन सी फोर्सेस हो गई, वर्टिकल और ये अपलिफ्ट प्रेशर, ये हो गया। ठीक है, अभी पढ़ेंगे सब कुछ। तीसरा आपका आता है आइपिंग फेलियर, ठीक है। अब उसको डिस्कस करते हैं, अब हम सारे डिस्कस करेंगे। पहले हम करते हैं चेक अगेंस्ट टेंशन। टेंशन में क्या है आपका, देखो ये एप्रन है, अभी आपने देखा था ये हेड वॉल्व है,
इसके ऊपर वियर लगा होगा, मैं बना नहीं रहा हूँ पूरा, फिर ये वियर एक्सटेंशन लगे होंगे ऐसे। हमें बेसिकली फ्लो यहाँ पे गिरा ना, हमें एप्रन की चिंता होती है बस, हम वी आर मोर कंसर्न अबाउट द एप्रन, द फोर्स एनालिसिस ऑफ द एप्रन। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है सर, ये एप्रन है आपका, दिस इज योर एप्रन, ये आपका अपस्ट्रीम होता है, डाउन स्ट्रीम होता है। तो अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं कि मैं अपस्ट्रीम को ये वाले पॉइंट पे दिखाऊं, ये आपका एप्रन है पूरा, दिस इज एप्रन, मैंने इसको उल्टा बनाया, मतलब ये अपस्ट्रीम जो है ये वाला पॉइंट है, डाउन स्ट्रीम जो ये वाला पॉइंट है, राइट। इसको ऐसे बनाया क्योंकि जनरली बुक्स में ऐसे ही बना होता है, ठीक है। ये सर ये अपस्ट्रीम पॉइंट है, डाउन स्ट्रीम पॉइंट है, एप्रन का आप याद रखो, यहाँ से वाटर आपका आ रहा है इस साइड से, ठीक है, इस साइड से आपको वाटर आ रहा है। यहाँ पे आपकी होती है डेट ये बी, ये आपकी होती है बेस विथ, और ये आपकी होती है बेस लेंथ, ठीक है। ये विथ है बेसिकली, वो तो कुछ है नहीं, और डी बेस लेंथ है। इसका मिड पॉइंट देखूं तो आपका ये है। अब मान के चलो कि वर्टिकल फोर्स यहाँ पे कहीं एक्ट कर रही होंगी, ये वर्टिकल फोर्स यहीं पे आपकी हॉरिजॉन्टल फोर्स काम कर रही होती है, यहीं पे आपका ये अपलिफ्ट प्रेशर काम कर रहा है, तीन फोर्स आपकी दिमाग रखनी है आपको जब भी आप डायग्राम बना रहे हो उसका। अब टेंशन में क्या होता है, हमें इसकी टेंशन के अगेंस्ट स्टेबिलिटी देखनी होती है। तो बेसिकली हमें देखना होता है जो वर्टिकल फोर्स है वो आपकी कौन से पॉइंट पे काम कर रही होगी। फॉर टेंशन वी विल हैव टू सी एट व्हाट, हमें इसकी पोजीशन निकालनी है वर्टिकल फोर्स की, वी विल कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ द वर्टिकल। अब मैंने सेंट्रोइड ये लिया तो ये dy2 हो जाएगी, इट विल बी आल्सो dy2। तो सेंट्रोइड से इसकी डिस्टेंस जो होती है उसको हम दिखाते हैं इसेंट्रिसिटी। व्हाट इज द इसेंट्रिसिटी? इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द मिड पॉइंट और द मिड एक्सिस टू द एक्सिस ऑफ द वर्टिकल फोर्स। तो वर्टिकल फोर्स जो है टोटल, सपोज करो हर फोर्स, यहां भी वर्टिकल फोर्स लग रही है v1, यहां भी v2 लग रही है v3, मैं टोटल v3 v2 को मैं एक सेंट्रल फोर्स से दिखा रहा हूं v, ये आपका कहां पे काम कर रही है, यही आपका ये दिखाएगा आपका कि ये इसेंट्रिसिटी क्या है। ये जो E आपकी होती है, अब E का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये रहा सर आपका, ये फोर्स था, ये आपका D था, ये आपका B था। वर्टिकल फोर्स जो है सेंट्रोल से E डिस्टेंस पर है, ये वर्टिकल फोर्स, ऐसे पिक्चर माइंड में रख लो। ये आपका टोटल Z है, यहां से लेकर थोड़ी यहां तक आपका Z है, और ये dy2 हो जाएगा, है ना। ये D है तो सेंटर है, dy2 हो जाएगा। ये Z की बेसिकली क्या होता है, Z इज द डिस्टेंस फ्रॉम दिस O एक्सिस। अगर ये एक्सिस लोगे तो इससे डिस्टेंस होती है एक्सिस की, ठीक है। तो अगर आपको Z बता तो E मेरा क्या हो जाएगा, E मेरा आपका हो जाएगा dy2, ये आपका dy2 है माइनस Z, dy2 माइनस Z, बहुत आसान है। इसमें क्या भाई, E सारे ये रहा, दिस में से ये माइनस कर दो तो आपका E आ जाएगा। E जो है आपका d/6 से लेस देन होना चाहिए, यही टेंशन की कंडीशन होती है। तो यू विल हैव टू रिमेंबर दिस, E शुड बी लेस देन d/6, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। तो पेपर में आपको ये डायग्राम बनाना है और लिखना है E लेस देन d/6। अब ये Z क्या है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली Z क्या होता है, Z आपका होता है रिजल्टिंग मूवमेंट। देखो अभी आपके दो मूवमेंट हो रहे थे, आपका ये फोर्स था, एक वर्टिकल फोर्स थी, एक इससे फोर्स थी। तो वर्टिकल फोर्स से आपका रिस्टोर मूवमेंट जनरेट होता है और इससे आपका टर्निंग मूवमेंट जनरेट होता है। तो इन दोनों को माइनस कर दोगे तो मुझे रिजल्टेंट मूवमेंट मिल जाएगा। रिजल्टेंट आपका क्या है, दिस माइनस दिस। अगर मैं डिवाइड को वर्टिकल को मान के चलती है, वर्टिकल फोर्स जो आपकी V पे काम कर रही है, तो अगर मैं टोटल वर्टिकल फोर्स से मूवमेंट जनरेट होगा V into Z, जो आपका रिजल्टेंट मूवमेंट आपका आ रहा है, रिजल्टेंट मूवमेंट ये इसके इक्वल होता है, राइट। क्योंकि आपका मूवमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू वर्टिकल डिस्टेंस। तो Z आपका क्या हो जाएगा, रिजल्टिंग मूवमेंट, जो आपका रिजल्टिंग मूवमेंट है, क्योंकि रिजल्टिंग मूवमेंट शुड बी बैलेंस बाय द वर्टिकल फोर्स बाय द टोटल समेशन ऑफ द वर्टिकल फोर्स, ये आपका Z होता है, ठीक है। तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं। तो आपको ये पता लग गया है, टेंशन में आपको करना है, जस्ट यू विल हैव टू राइट द E लेस देन d/6, यू विल हैव टू कैलकुलेट द लोकेशन ऑफ द वर्टिकल फोर्स। तो आपको ये ध्यान रहेगा पेपर में। अब कंप्रेशन और कॉन्टैक्ट प्रेशर में ऑलरेडी बता चुका हूं। कंप्रेशन कॉन्टैक्ट में क्या है सर, ये रहा। अब यहां पे एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रही है, एक आपकी ये वर्टिकल लग रही है और ये कर रही है। कंप्रेशन कॉन्टैक्ट में क्या है कि इस वर्टिकल फोर्स के कारण ही, ड्यू टू दिस वर्टिकल फोर्स द पार्टिकल इज गेटिंग कॉन्टैक्ट, और यहीं पे आपको कॉन्टैक्ट प्रेशर लग रहा है, दैट इज पीसी। ये आपका होता है फोर्स डिवाइड बाय एरिया, V/A। लेकिन यहां पे एक टर्म आती है एम्पेरिकल फॉर्मूला 1 + 6E/D, जो आपको याद करना है। तो कॉन्टैक्ट प्रेशर का फॉर्मूला ये रहा। ये कॉन्टैक्ट प्रेशर बोलता है इट शुड बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये आपका थ्रू आउट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए ऑल द एप्रन। एप्रन पे जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। तो आपके दो हमने पढ़ लिया, क्या टेंशन में E लेस देन d/6 आया और कॉन्टैक्ट प्रेशर में आपका ये है। अब हम पढ़ते हैं आगे स्लाइडिंग, और ये ठीक है, तो वही दिखा रखा है, ये ओवरटर्निंग का दिखा रखा है। अब देखो ओवरटर्निंग बहुत आसान है, ओवरटर्निंग में वही है सर आपका, ये रहा एप्रन, यहाँ पे आपकी वर्टिकल फोर्स काम कर रही है, अपलिफ्ट प्रेशर ये रहा। तो इस वर्टिकल फोर्स के कारण ये वर्टिकल फोर्स को स्टेबल कर रही है, बोल रही है यहीं बैठे रहे, ये बोलती है उठिया, ये तो बोलती है ऐसे उठिया, स्ट्रक्चर पलट गया है पूरा, ओवरटर्न कर दे इसको। दिस अपलिफ्ट प्रेशर इज कॉजिंग टू द ओवरटर्न, so we are having this factor of safety against the overturning। कौन बचा रहा है इसको, वर्टिकल फोर्स।
तो वर्टिकल फोर्स के कारण जो मूवमेंट जनरेट होगा उसको बोल रहे हैं रीस्टोरिंग मूवमेंट। रीस्टोरिंग मूवमेंट क्या है? वर्टिकल फोर्स इनटू द जेट डिस्टेंस डिवाइड बाय टर्निंग मूवमेंट। टर्निंग मूवमेंट आपका क्या है? जो अपलिफ्ट प्रेशर आपका आ रहा है यूपी फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो ये आपका इन दोनों का रेशियो क्या होता है? फैक्टर ऑफ सेफ्टी का ओवरटर्निंग। ये आपका 1.2 से ज्यादा होना चाहिए फॉर दिस। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपका रीस्टोरिंग डिवाइड बाय द टर्निंग मूवमेंट। रीस्टोरिंग इज कॉजिंग बाय द वर्टिकल फोर्स, लिखा है वर्टिकल फोर्स से, और ये आपका अपलिफ्ट प्रेशर से, क्योंकि इन दोनों के जो आपका अंतर कलह जो है ना वर्टिकल और इसका, वही आपको ओवरटर्न फोर्स को जनरेट कर रहा है। अब स्लाइडिंग में देखो क्या हो रहा होगा। अगर हम देखें स्लाइडिंग में, सर ये रहा आपका स्लाइडिंग, ये रहा आपका दिस, यहाँ पे आपका ये हॉरिजॉन्टल फोर्स काम करती है सिग्मा एच, ऐसे करके यहाँ पर, ठीक है। वर्टिकल फोर्स नीचे लग रहा है। अब ये सिग्मा एच अगर इसको इस साइड धकेल रहा है तो वर्टिकल फोर्स इसको बचा थोड़ा सकता है। वर्टिकल तो अपलिफ्ट जो प्रेशर है उसके साथ काम करेगा, लेकिन अगर ये वर्टिकल प्रेशर लग रहा है तो यहाँ पे क्या लग रहा होगा? अगर इस सतह का कोएफिशिएंट फ्रिक्शन एफ है, द एफ इज अ कोएफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन ऑफ द एपरेंट मटेरियल, देन द फोर्स विल बी एक्टिंग ऑन दिस डायरेक्शन विल बी द एफ बी, राइट। और यहाँ पे फाउंडेशन के जो पार्टिकल हैं अगर उनकी कोहेजन स्ट्रेंथ सी है, राइट, इसे कोहेजन स्ट्रेस जिसको बोलते हैं, तो कोहेजन के कारण जो फोर्स आएगी वो क्या हो जाएगी? स्ट्रेस है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, वो सी हो जाएगी एरिया अगर मैं ले लूं इसका। तो टोटल फोर्स जो इसको अपोज करेगी, एक तो एफ बी करेगी, और जो पार्टिकल का आपस में कोहेजन है वो भी इसको हॉरिजॉन्टल फोर्स को अगेंस्ट करेगा। सो वी आर हैविंग द हॉरिजॉन्टल फोर्स जो तो आपको उसको स्लाइड कर रही है, लेकिन जो अपोज कर रही है वो आपकी है एफ वी, इट इज द फ्रिक्शन फोर्स प्लस द कोहेजन फोर्स सी ए। तो आपको ये निकलता है। तो इन दोनों का रेशियो आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ स्लाइडिंग होगा, क्योंकि फैक्टर ऑफ सेफ्टी में क्या होता है? ये स्लाइडिंग आ गया, जो रजिस्ट कर रही है, रजिस्ट कौन कर रही है? ये वाली फोर्स एफ वी प्लस सी ए, और जो टर्न कर रही है वो नीचे आएगी। तो ये आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ स्लाइडिंग हो गया। ये आपका 1.5 से ज्यादा होना चाहिए। तो ओवर टर्निंग में क्या हो रहा था? ओवर टर्निंग में जो आपका रजिस्ट कर रहा था वो आपकी वर्टिकल फोर्स थी, जो रिस्टोरिंग मूवमेंट था, और जो आपका कर रहा था टर्निंग मूवमेंट था। तो ये 1.2 से ज्यादा होना चाहिए ओवर टर्निंग में, स्लाइडिंग में 1.5 से ज्यादा होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कितना, 1.5 से, और वो 1.2 से था। यहीं पे आप कॉन्टैक्ट प्रेशर भी लिख सकते हो, पीसी इज आल्सो रोल ऐसा, जो वर्टिकल फोर्स होती है कॉन्टैक्ट प्रेशर आता है, इट इज पी बाई ए, सॉरी वर्टिकल प्रेशर बाई ए 1 प्लस माइनस 6 ई बाई डी। तो स्लाइडिंग भी हो गया आपका, ओवर टर्निंग भी हो गया। अब पढ़ते हैं आपका पाइपिंग फेलियर। पाइपिंग फेलियर देखो क्या होता है। आपने यहाँ पे वियर बनाया, ऐसे करिए, वियर के पीछे आपका वाटर आपने यहाँ पे अपस्ट्रीम में स्टोर कर रखा है। तो बट हैपन इट इज, थोड़ा वाटर जो है आपका यहाँ से करके डाउन स्ट्रीम साइड आ जाता है, और यहाँ पे आपका ये एप्रन बना हुआ है। तो ये जो क्या करेगा, अंदर से सीपेज होकर द फ्लो जो होगा इस मटेरियल को ही हटा देगा, मतलब फाउंडेशन ही हटा देगा नीचे से। बट इट विल डू, द वाटर विल सीप फ्रॉम अपस्ट्रीम टू डाउनस्ट्रीम साइड, ड्यू टू द सीपेज ऑफ द वाटर द मटेरियल विल गेट रिमूव्ड। तो ये आपका होता है पाइपिंग फेलियर, द रिमूवल ऑफ द मटेरियल फ्रॉम द फाउंडेशन बाय द सीपेज ऑफ द वाटर। आपको समझ रहे हो, मटेरियल ही हट जाएगा, फोर्स लगाता है मटेरियल ही हट जाता है। तो यहां पे हमारा चलता है क्रीप थ्योरी। देखो इसका मतलब क्या है, अगर फाउंडेशन जो है आपकी, ये आपकी एप्रन है, नीचे इसके मिट्टी होगी, फाउंडेशन जिसको बोलते हैं मिट्टी फाउंडेशन, इनके बीच में कॉन्टैक्ट अगर बहुत अच्छा है, वी आर हैविंग अ प्योर कॉन्टैक्ट बिटवीन दिस, देन वी विल हैविंग द रिड्यूस पाइपिंग फेलियर। मटेरियल हटेगा ही नहीं, अगर ये फोर्स लगा भी रहा है, कॉन्टैक्ट बहुत अच्छा भाई, जुड़ी हुई है आपस में। तो हम देखते हैं इसमें क्रीप थ्योरी चलती है। द क्रीप थ्योरी शेयर्स हाउ मच कॉन्टैक्ट इज देयर, कॉन्टैक्ट कैसा है। देखो इसका मतलब क्या होता है, कॉन्टैक्ट का मतलब क्या होता है, हम क्रीप थ्योरी कैसे निकालते हैं। अगर मैं इसी को यहाँ पे बनाऊं तो ये आपका यहाँ पे ये आएगा, और ये ऐसे स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, ठीक है, ऐसे करोगे तो विजुलाइज करोगे तो ये रहा ये स्ट्रक्चर। यहाँ पे आपने सपोज करो, यहाँ पर मैंने कोई स्ट्रक्चर ऐसा लिया है, ये वाला, यहीं पे देखो कि ये स्ट्रक्चर है ऐसा, दिस ये ठीक है, यहीं बना देता हूं मैं, ये रहा स्ट्रक्चर दिस। यहाँ पे मैंने यहाँ पे वाटर स्टोर कर लिया एच डेप्थ तक, राइट। हमें पता है इसी डेप्थ का वाटर जो है यहाँ पर आएगा और पाइपिंग फेलियर करता है। अगर मैंने मिट्टी को यहाँ से, फाउंडेशन का कॉन्टैक्ट बहुत अच्छा है, वी आर हैविंग अ वेरी गुड कॉन्टैक्ट विद दिस, राइट। तो क्रीप थ्योरी आपकी होती है। तो क्रीप थ्योरी में हम निकालते हैं क्रीप वेटेड रेशियो। देखो क्रीप थ्योरी बता क्या रही है, ये बता रही है कॉन्टैक्ट कैसा है फाउंडेशन का। देखो कॉन्टैक्ट किस पॉइंट का होगा, यहां से मेरी मिट्टी जुड़ी होगी दिस ए बी से, फिर आपकी बीसी से मिट्टी जुड़ी होगी वर्टिकली, फिर सीडी से आपकी फाउंडेशन ना यहाँ पे अटैच होती है, दिस इज अ फाउंडेशन अटैच, दिस इज अ फाउंडेशन। ये आपको मैंने जो पॉइंट दिखाए ये फाउंडेशन अटैच होते हैं। बाकी तो ये ऊपर एप्रन ही आ गए, तो यहाँ से स्टील वगैरह में स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे मिट्टी ऐसे धसी हुई है ऐसे। तो हम देखते हैं कि कितनी डिस्टेंस से मिट्टी लगी हुई है, आप समझ रहे हो। वी विल मेजर डिस्टेंस ऑफ द कॉन्टैक्ट। हम क्या मेजर करेंगे, बहुत ही अच्छा वर्ड है, डिस्टेंस ऑफ कॉन्टैक्ट। डिस्टेंस ऑफ कॉन्टैक्ट कैसे निकालते हैं, पहले देखते हैं कॉन्टैक्ट कौन सा एरिया है, तो हम उसकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस निकालते हैं। फॉर एन एग्जांपल अगर मैं ये लूं ए बी सी डी ई
FGHI। तो अब देखो कौन कौन डिस्टेंस कॉन्टेक्ट में आई है हॉरिजेंटली, AB आई है, CD आई है, फिर ये आई है और फिर ये आई है। तो जितनी भी डिस्टेंस कॉन्टेक्ट में आई है उनका समेशन करो तो वो आपको आ जाएगा सिग्मा एच। द सिग्मा एच इज शोइंग द हॉरिजेंटल डिस्टेंस व्हिच हैव बीन कम कॉन्टेक्ट इनटू द सॉइल। एज सिग्मा वी वर्टिकल फोर्स है, वो कौन सी कॉन्टेक्ट में आई है सर? ये आया है, ये आया है, ये आया है और ये आया है। तो 4 फोर्स आई है, तो सिग्मा एच और सिग्मा वी आ गया। तो आपका निकलता है वेटेड क्रीप डिस्टेंस। वेटेड क्रीप डिस्टेंस आपका दिया जाता है, आप सभी वर्टिकल फोर्सेस का सम कर लो जो आपने निकाला था, इसको सिग्मा एलवी और सिग्मा एलएच दिखा दो। एलएच सम करो सिग्मा, इसको 3 से डिवाइड करो, ये आपका होता है वेटेड क्रीप डिस्टेंस। मतलब हॉरिजॉन्टल का लेना है 1/3 और वर्टिकल पूरा लेना है, ये हो गया आपका वेटेड क्रीप डिस्टेंस। अगर मैं इसको हेड ऑफ वाटर से डिवाइड करूं तो आपका निकलता है वेटेड क्रीप रेशियो, वो CW से निकालते हैं। तो उसका फॉर्मूला आपका होता है दिस, एलवी वर्टिकल फोर्सेस का सम, एलएच हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का सम बाई थर्ड, डिवाइड बाई, अगर मैं ऐसे डिवाइड करूं तो आपको एक क्रीप वेटेड रेशियो होता है। ये क्रीप वेटेड रेशियो दिखाता है कि कितना कॉन्टैक्ट है आपका फॉर अ पर्टिकुलर डेप्थ ऑफ द वाटर, क्योंकि यही वाटर यहां पे आके इस कॉन्टैक्ट को तोड़ेगा। दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग एज अ डिनोमिनेटर इन दिस, वी आर कंपेयरिंग विद दिस। तो अगर ये क्रीप वेटेड रेशियो, अगर ये जो आपने कैलकुलेट करा है और उसकी टेबल की वैल्यू होती है, अगर ये टेबल से ज्यादा आ गया तो आपका स्ट्रक्चर क्या है? सेफ है। तो फॉर द पाइपिंग फेलियर, what is the piping? It is the piping is to the seepage of the flow, the foundation get removed। तो इसके लिए हमें देखना होता है कॉन्टैक्ट। याद रखो पाइप का मतलब है कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट मतलब क्रीप थ्योरी। अगर आपने क्रीप थ्योरी का फॉर्मूला नहीं लिखा तो नंबर नहीं मिलेंगे आपको एग्जाम में। तो आपकी ये सब चीजें होती हैं। तो अगर मैं समराइज करूं अब मैं, तो हमने ड्रॉप लेकर सारे स्ट्रक्चरल फोर्स पढ़ लिए। इस स्ट्रक्चर में आपको क्या था? टेंशन फोर्स थी E less than D/6, कंप्रेशन फोर्स थी P is equal to V/A 1 + 6 - this, ओवरटर्निंग फोर्स थी रीस्टोरिंग डिवाइड बाय टर्निंग मूवमेंट जो 1.2 से ज्यादा होना चाहिए। यहां पे इसका फॉर्मूला भी लिखना है। स्लाइडिंग में क्या होता था आपकी, एक तो जो स्लाइडिंग में क्या आपका फ्रिक्शन फोर्स और कोहेजन फोर्स प्रोटेक्ट कर रही है और हॉरिजॉन्टल फोर्स कर रही है 1.5 से ज्यादा होना चाहिए। ओवरटर्निंग फोर्स में क्या है? रीस्टोरिंग मूवमेंट प्रोटेक्ट कर रहा है, टर्निंग मूवमेंट कोर्स कर रहा है, ये 1.2 से ज्यादा होना चाहिए। और क्रीप वर्ड थ्योरी हम पढ़ ही चुके हैं। क्रीप में आपको बताता है पाइपिंग फेलियर कि आपका फाउंडेशन हट गया है, तो हम देखते हैं कॉन्टैक्ट कैसा है। तो ये आपको आंसर लिखना है फाइनल पेपर में। तो ये रहा आपका ड्रॉप स्पिलवे का। शूट स्पिलवे में सिर्फ हम कंसर्न करते हैं आपका फेलियर, एक तो स्टेबिलिटी का। स्टेबिलिटी इसमें नहीं होती, तो आपको याद करना पड़ेगा पूरा का पूरा। स्टेबिलिटी में हम शूट स्पिलवे में क्या करते थे, याद है आपको? ये शूट स्पिलवे होता था, हम इसको सेक्शन में डिवाइड करते थे। यहाँ पे आपका वेट नीचे काम करता था, ये अपलिफ्ट प्रेशर ऊपर काम करता था। हर सेक्शन के लिए जो आपका डेल्टा डब्ल्यू है वेट, इसका जो अपलिफ्ट प्रेशर है, जो पोर प्रेशर, उससे ज्यादा होना चाहिए। तो ये आपका होता था स्टेबिलिटी। और जो आपका पाइपिंग फेलियर होता था, जो कट ऑफ वॉल होती थी, वो आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए थी और कोर्स सेंड प्रोवाइड करते ड्रेनेज के लिए। तो ये आपका आता था इसमें पाइपिंग फेलियर में। आपके दो ही फेलियर होते थे शूट में, पाइपिंग एंड दिस। तो ऐसे करके टेबल बना सकते हो अपनी पूरी, जब स्ट्रक्चरल पूछे। ठीक है, तो आप क्वेश्चन देखते हैं।